नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस 2025 के लिए बेस्ट पीवाईक्यू, वो भी किसके 2023 के। पूरा पेपर सोल्यूशन करा रखा था, ये इसके बेस्ट क्वेश्चन बचे हुए थे, तो टॉप 60 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आशा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी कर चल रही होगी और आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन नहीं करोगे, कितना भी नया पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो रिवीजन मस्ट है, उसको करना ही करना है किसी भी हालत में। मन नहीं करेगा रिवीजन करने में, नया पढ़ने में ज़्यादा मन करेगा, लेकिन नहीं, रिवीजन करना है। तो ये 60 प्लस क्वेश्चन है। ये तो आपका ये है कि कुछ सब कुछ छूटा होगा तो कर लो, अदरवाइज पूरा पेपर तो आपको करना ही करना है। क्योंकि ये जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, हर शिफ्ट में आपको दो या एक मिलेंगे, दो या तीन मिल जाएंगे मैक्सिमम। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं उन पर भी आपको फोकस प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रह भी जाते हैं ना, तो बाकी बचे क्वेश्चन अगर पूरे कर लिए तो उनसे सिलेक्शन होगा, 100% श्योरिटी है। इनसे होगा नहीं होगा ये डिपेंड नहीं करते। हाँ, ये क्वेश्चन आपके जो दो होते हैं ये रैंक बना सकते हैं, लेकिन आपके सिलेक्शन को अगर रोकते हैं ऐसा नहीं। बाकी क्वेश्चन जो इजी आते हैं उन पर फोकस आपका होना चाहिए। पेपर अटेम्प्ट करते टाइम भी ये ध्यान रखना है, स्किपिंग स्किप बहुत जरूरी करना है। अगर स्किप नहीं करते हो तो आपका पेपर ऑलमोस्ट खराब ही हो जाएगा। रीजन उसके पीछे, अगर मान लो दो क्वेश्चन अच्छे आ गए, आप ईगो पे ले गए, इन्हीं को करने बैठ गए, तो बाकी टाइम चला जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो स्किप जरूर करना। कितना भी आपको लगे, क्वेश्चन क्या होता है, ललचाते हैं कि नहीं हमको कर लो, नहीं करना भाई। एक लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाए तब करो, अदरवाइज तुरंत स्किप कर दो। बस सिंपल सा फंडा ये होता है। दिमाग को सोचने का मौका दोगे तो वो कहेगा कर लेते हैं। दो ही मत, पढ़ा समझ में आ गया, कर लो, खत्म। नहीं तो उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200, दूसरे वर्ष के अंत में इतने का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि क्या है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा था कि पहले वर्ष के अंत में उसने 4200 दिया और फिर दूसरे वर्ष के अंत में इतना दिया। अगर हम दूसरे वर्ष से ही कर लें, ये फर्स्ट ईयर की कहानी है, ये सेकेंड ईयर की कहानी है। यानी कि अगर 5% रेट था, इसका मतलब 1/20, 20 से कोई चीज 21 हो गई, यानी कि यहाँ पर 20 से 21 हो गया। तो 21 की वैल्यू जो उसने पे की थी वो इतनी की थी। तो 21 21 से 441, यानी कि 210 गुना। यहाँ पर 210 गुना करेंगे तो 21 दूनी 42 और डबल जीरो हो गया। अब ये हमारे पास क्या आया था, ये फर्स्ट ईयर में पे करने के बाद जो बचा होगा वही राशि, यानी कि उस पर इतना ब्याज लगा होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इतनी राशि बची थी और इतना पे करने के बाद, यानी कि यहाँ पर उसने 4200 और प्लस ये वाला 4200, ये टोटल 8400 बना होगा पहले साल में टोटल, अगर हमने ब्याज निकाला होगा तो, यानी कि अमाउंट। क्योंकि उसने 4200 जमा कर दिया, उसके बाद दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल ये बन गया, इस पर कुछ अमाउंट बना जाकर वो टोटल ये हो गया। तो हमने पहले साल में जो, दूसरे साल में जो हमारे पास प्रिंसिपल का काम कर रहा था वो ये था, लेकिन ये प्रिंसिपल आया कहाँ से, जब 4200 पे कर दिया उसके बाद जो बचा है वो 4200 था। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर जो अमाउंट बना होगा वो 8400। फिर से यहाँ पर एक साल की बात है, 20 से 21, 21 की वैल्यू कितनी होगी 8400। तो 21 चौक 84, 400 गुना, तो इसका भी 400 गुना कर देंगे, यानी कि 4 दूनी 8000। यही आंसर है। आशा है समझ गए होगे। अगला सवाल कह रहा था 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी ए ने 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए और बी की चाल का अनुपात इतना है तो बी की चाल कितनी है। तो स्पीड में जो रेशियो हम देखेंगे वो 2:1 का है, और टाइम का रेशियो कितना है, 1:2, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है, 600 ही दौड़ चल रही होगी। कह रहा था ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी। उसने कहा कि अगर हम 30 सेकंड में दौड़ रहे हैं तो ये दौड़ आप इतने सेकंड में दौड़ सकते हो। कह रहा फिर भी ए ने 20 सेकंड से दौड़ जीत ली, यानी कि उसने 20 सेकंड दौड़ जीत ली है, तो ये 5 मिनट भी वो 5 सेकंड भी ज्यादा ले गया, यानी कि जो बी को टाइम लग रहा है वो 25 सेकंड ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ए ने 20 सेकंड से दौड़ ली, और ए ने जो 20 सेकंड से दौड़ा होगा वो तो दौड़ा ही होगा, लेकिन ये 5 सेकंड भी उसने अलग कवर कर लिया होगा। तो ये किसका टाइम आ गया, ये गैप आ गया, यानी कि 25 सेकंड से ए जीत रहा है। हमारे हिसाब से कितना गैप है, एक है, क्वेश्चन में 25 सेकंड गैप है।
ठीक है, हमें बी की चाल चाहिए, तो बी का अगर समय देखेंगे दो, दो बराबर में कितना हो गया, 50 हो गया। तो 600 में अगर हम 50 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड। भाई यहाँ पर इतना ही समझना था कि टाइम में गैप कितना बन रहा है। अगर आप देखोगे ए ने अगर टी समय में गया तो बी इतना उसे टाइम मिल रहा है, कह रहे जितनी दूरी हम टी समय में दौड़ सकते हैं आप T+5 में जीत लो। लेकिन कंडीशन ये हो गई ए ने 20 सेकंड से दौड़ जीत ली, यानी कि अगर एग्जैक्ट टाइम रहता टी वाला तो 20 सेकंड से ज्यादा जा रहा था, कौन, ये। लेकिन ये 5 सेकंड भी वो कवर कर गया, कौन, ए। यानी कि टोटल 25 सेकंड से जीता अगर वो बढ़त ना देता तो हम तो नॉर्मल से चल रहे थे भाई, ये तो नॉर्मल डिस्टेंस रेशियो बनाया ना। तो नॉर्मल अगर होता, किसी को कोई बढ़त नहीं दी जाती, तो ए 25 सेकंड से जीतता है। और वही हमें 25 सेकंड, एक बराबर हमारे हिसाब से ये 25 हो गया, बाकी तो आसान है। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, पुलिसकर्मी और चोर की चाल इतनी और इतनी है। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है तो वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा। सबसे पहले तो 6 मिनट देरी से आया, तो 6 मिनट में चोर ने कवर कितना किया होगा, 6 मिनट को सेकंड में चेंज किया, इतना हो गया, यानी कि 0.7 किलोमीटर आगे पहुंच गया चोर। ये यहाँ पर, ये चोर है, ये पुलिस है, ये है 0.7 किलोमीटर। अब वो ये कह रहा था पकड़ा जाएगा, मान लो यहां पर पकड़ा गया, तो चोर को अगर यहां से आने में टी समय लगा है तो पुलिस वाले को भी तो यहां से आने में टी समय लगेगा, तभी तो पकड़ पाएगा। यानी कि स्पीड में अगर हम रेशियो देखें तो 8 और 7, स्पीड में टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस में भी रेशियो 8 और 7 का रहेगा। हमारे हिसाब से कितना गैप है, एक क्वेश्चन में 0.7 किलोमीटर, यही तो गैप था। अब हमसे पूछा गया वह कितनी दूरी तक दौड़ेगा कि चोर को पकड़ जाए, यानी कि पुलिस वाले को। पुलिस वाला पूरा डिस्टेंस चल रहा है, यानी कि 8 बराबर हमें निकालना था, तो 8 सत्ते 56, 5.6 किलोमीटर। अगला सवाल कह रहा था 8,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में इतना हो जाता है, यदि ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज दर क्या है। सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पर 6 6 महीने की क्या स्लैब बनेंगी, 3, तो अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। यानी कि अब यहाँ पर अगर देखेंगे प्रिंसिपल और या अमाउंट, या फिर हम सीआई से ही कर लेते हैं, बाद में हम जोड़ लेंगे। तो ये 8,000, ये 12, 61 हो गया। अच्छा ये तो पूरा ही पूरा बन रहा है, तो प्रिंसिपल अगर 8,000 कर लें, क्योंकि क्यूब हमें मिल गया तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 92, 61 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 20 का, और ये हो गया 21 का, यानी कि क्यूब हो गया दोनों का। अब क्यूब रूट क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर टाइम 3 वर्ष है, इसलिए हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 2 होता टाइम तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता, यानी कि 20 से 21, 1/20 गुणे में 100, और 20 पंजे 100, यानी कि 5% रेट आई होगी। अब अगर जैसे क्वेश्चन में रेट दी जाती, हम अर्धवार्षिक के लिए बटे में 2 करते, वो बराबर में रेट हमें कितनी मिलती, 5 मिलती, लेकिन हमें तो पूरे वर्ष की निकालनी है, तो ये 10% आंसर। अगला सवाल, इसमें भाई देखो एवरेज बताना है। अब सीक्वेंस से नंबर लिखे हुए स्क्वायर, तो इसका तो सबसे पहले फार्मूला n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये स्क्वायर में, यानी कि जो शुरुआत से, यानी कि प्रथम जो n नंबर होते हैं उनके स्क्वायर का सम का फार्मूला ये होता है। लेकिन हमें एवरेज चाहिए, तो कितने नंबर है, n नंबर है, तो n से हमें भाग करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट, तो एवरेज हमारे पास ये बन जाएगा। तो नंबर कितने टोटल, 9, 9 एक 10 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, बटे में 6 हो गया, यानी कि 2 पंजे 10, 2 तियां 6, 19 पना 95 बटे में 3 हो गया, बराबर में 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 2 बचा, 2/3 आंसर। अगला सवाल कह रहा था जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो एक नंबर याद कर लो, 44, 22, 322, 321। ये नंबर याद कर लोगे तो फायदा होगा, दूसरे का नंबर, उनका नंबर याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये प्राइम नंबर आप डिनोट करते हैं 1 से लेके 100 के बीच। कहने का मतलब है कि 1 से 10 के बीच हो गए, 11 से 20 के बीच हो गए, 21 से 30 के बीच। इसी तरीके से ये 91 से 100 के बीच। कभी कभी नंबर आप होते हैं ना, प्राइम नंबर लिखते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा ना हो कोई छूट गया हो। जब हमें पता है इस लाइन में 2 आने हैं तो हमें कोई टेंशन ही नहीं, हम 2 लिख लेंगे, बात खत्म। अब वो कह रहा था 35 से, यानी कि हमें पहुंचना पड़ेगा 31 वाली लाइन पे, तो जो 1 वाली लाइन, 11 वाली लाइन, 21 वाली लाइन, 31 वाली लाइन और 100 के बीच, ये हमें प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे।
तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखेंगे 35 और 100 के बीच बोला है, तो यहाँ पर एक तो 31 आ जाता है, दूसरा 37 आ जाएगा हमारे पास। तो ये खत्म हो गई कहानी, 31 तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें 35 से बड़ा चाहिए। फिर इस लाइन में आ जाएंगे, ये 41 वाली लाइन है तो 41 मिल गया, 43 मिल गया और 47 मिल जाएगा। फिर आ जाएंगे 51 वाली लाइन में, तो इसमें मिल जाएगा हमें 53 और 59 हो गया। फिर अगर हम पहुंचेंगे इसमें 61 वाली लाइन में, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, एक तो 61 ही मिल जाएगा और एक 67 मिल जाएगा। अब 71 वाली लाइन में पहुंचेंगे, एक तो 71 हो गया, एक 73 हो गया और कुछ 9 7 16 होता है, ठीक है। 81 वाली लाइन में पहुंचेंगे तो 83 हो गया, 87 तो होगा नहीं, 89। तो यहाँ पर पहुंचेंगे तो केवल एक ही नंबर होता है, 97, ठीक है। अब हमें ये देखने किसमें दो का डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखो 37 से 41, इसमें दो का डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन इसमें दो का डिफरेंस है। फिर इसका इसमें दो का डिफरेंस नहीं आ रहा है। फिर 47 इसमें भी नहीं, इसमें भी डिफरेंस नहीं, 9 2 11 ये आ रहा है, एक पेयर ये बन गया। फिर इसमें डिफरेंस नहीं है, फिर इधर करेंगे, यहाँ पर भी 4 का है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। फिर इधर भी नहीं है, फिर इधर नहीं, यानी कि कितने पेयर मिले टोटल, 3। अगला सवाल कह रहा था, तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 72 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या कौन सी है। तीन अभाज्य संख्याओं का सम 72 है। अगर आप देखोगे कि 3 5 7, तो 5 3 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। अगर हम 7 11 और 13, 3 1 4, 7 4 11, हासिल लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। यहां पर देख रहे होगे ये क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि तीनों में से एक नंबर कोई इवन रहा होगा, तभी ये सम इतना आएगा। तो यहां पर एक इवन कौन सा होता है, केवल 2 ही होता है, ये तो बात आपको पता है। प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, इवन भी होता है। तो b प्लस का c इक्वल टू कितना आ गया, 70 आ गया। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, यानी कि एक संख्या दूसरी से, यानी कि अगर ये हमारे पास x है तो एक एक x प्लस का 24 होगा, यानी कि इधर x प्लस का 24 प्लस में x बराबर में क्या हो गया, 70 हो गया। 2x बराबर में 70 से 20 गया तो 50 से 4 कम करेंगे 46, x बराबर क्या आ गया, 23 आ गया। यानी कि एक हमारे पास 23 प्लस का 24 और एक हमारे पास 23, यानी कि 4 3 7, 2 2 4 हो गया, ये 23 हो गया, एक 2 हो गया। उनमें से एक संख्या कौन सी है, देखो 47 23 2, 47 23 2। अगला करते हैं भाई। कह रहा था, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतने का निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद धनराशि इतनी हो जाती है, 3 वर्ष के अंत में देय धनराशि होगी। सबसे पहले तो 5,000 से 5450 हो जाती कितने में, 1 वर्ष में, यानी कि 450 बटे में 5,000 गुणे में 100, कैंसिल आउट हो गया, 0 5 में 45, 9% क्या आ गई, रेट आ गई। अब 3 साल की इफेक्टिव रेट याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। जब भी यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो, जैसे 5 का टेबल पढ़ना आसान है, 14 का पढ़ना आसान है, 8 का पढ़ना, ऐसे अगर आपको प्रिंसिपल दिया जाए तो डायरेक्ट 3r स्क्वायर और r क्यूब, ये डायरेक्ट आ जाता है, ये पॉइंट लगा हुआ। जैसे 9 का स्क्वायर कर 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आ जाएगा, और 9 नेम 81, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 हो गया, 9 तियां 27 हो गया। यहाँ पर केवल 2 ही नंबर छोड़ने हैं, ये 29 हो गया, 7 इधर पहुंच जाएगा, यानी कि 250, 250 का 2 नंबर छोड़ना है, 2 पहुंच जाएगा आगे। तो ये हमारे पास इफेक्टिव रेट निकल कर आ गई। अब हमसे पूछा गया अमाउंट, यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो अमाउंट कितना होगा, 129.5029। तो बस खत्म हो गया सवाल। यहाँ पर अगर हम 100 बराबर निकालेंगे, 100 बराबर निकालेंगे क्या मतलब, दिया गया है 5,000, हमें 129.5029 की वैल्यू चाहिए। तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, इधर आ जाएगा पॉइंट, गुणा करेंगे, 5 ने 45, हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, 5 25 हो गया, 5 ने 45 हो गया, और 12 पंजे 60 और 4 64 हो गया। तो 64 75 समथिंग आंसर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये फार्मूला थोड़ा सा लिख लेना कहीं पर, आसान हो जाती है कैलकुलेशन। अगला सवाल कह रहा था, एक दुकानदार कमीजों की खरीद पर एक स्कीम प्रस्तुत करता है। एक ही प्रकार की 2 खरीदो, एक मुफ्त पाओ। एक कमीज का क्रय मूल्य इतना है, यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो एक कमीज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें ये समझो कि
दो खरीदो एक मुफ्त पाओ, यानी कि टोटल तीन ला रहे हैं और एक मुफ्त मिल रही, यानी कि कुल मिलाकर 2/3, यानी कि मार्क प्राइस अगर है तो 2/3 में हमें वो चीज मिल रही है, और जो मिल रही है वो सीपी पर 30% का प्रॉफिट, यानी कि 130 हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य लिखा है ना, यहाँ पर ये मार्क प्राइस पूछता जो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि वही हमें एक्चुअल में निकालना है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे एमपी का 2/3 ये बन गया सेलिंग प्राइस, इधर भी अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे सीपी पर तो ये भी प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो एमपी अपॉन में सीपी अगर लिखेंगे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 13×3 = 39, 10×2 = 20 हो गया। तो 20 बराबर में 300 दिया गया था, तो ये 15 गुना हो रहा था। इसका अगर 15 गुना करते हैं तो 15 ने में 135 हासिल लगा 13 हो गया, 15×3 = 45 और 3 48 और 10 कितना हो गया 48 और 10 58 हो गया 585। अब 585 है, अगर हम इसका 2/3 करते तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15 हो गया, 2 × 5 = 10, 19 × 2 = 38 और एक कितना हो गया 39। तो सेलिंग प्राइस ये बनता जाकर, लेकिन यहाँ पर इनको मार्क प्राइस पूछना चाहिए था तो ज्यादा रहेगा, या फिर वो ये कहना चाहता है कि वो सेलिंग प्राइस इतने में कुछ बेच रहा था लेकिन उसमें एक ये कंडीशन दे दी थी, तो ये डिस्काउंट एक तरीके का जनरल बना लिया, तो वहां से चीज आप सोच सकते हो। तो ये हमारे पास 585 आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद यह साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो कह रहा था साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल मूलधन के बराबर यानी कि जो 100 है तो मूलधन के बराबर यानी कि 100% बनना चाहिए, ये ब्याज वो कह रहा था। तो 40 ब्याज मिल रहा था हमें 8 वर्ष में, तो 100 ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, ये हो रहा था 1/5, तो 1/5 यानी कि 20 वर्ष। अगला सवाल, 600 किलोमीटर की यात्रा में 120 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा की जाती है तो 8 घंटे लगते हैं। यदि 200 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा की जाती है तो इसमें 20 मिनट अधिक लगते हैं। ट्रेन की चाल और कार की चाल का अनुपात क्या है। तो भाई 120 किलोमीटर ये ट्रेन हो गई, ये कार हो गई, ये इधर चली गई 120, और 600 से 120 घटा देंगे तो 600 से 100 गया 500, यानी कि 480 बचा, तो यहाँ पर 8 घंटे लगे। अब वो करा 200 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा शेष कार द्वारा, यानी कि 400 किलोमीटर कार द्वारा, तो 20 मिनट अधिक लगते थे, यानी कि 8 घंटे 20 मिनट ये लगते थे। अब हमें बतानी है ट्रेन की चाल और कार की चाल का अनुपात बताना है भाई। अब इसमें से किसी को भी इक्वल कर लो, इक्वल यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 5 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, तो आप देख रहे होगे ट्रेन वाला दोनों डिस्टेंस बराबर हो गई, तो इसमें भी 5 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, ये पूरा 8 घंटे 20 मिनट को हम पूरा ही चेंज कर लेते हैं। 20×3 = 60 हो गया, 8×3 = 24 और एक 25/3 हो गया, यानी कि इसकी जगह हम 25/3 भी लिख सकते हैं। अब इनका अगर डिफरेंस करते हैं यहाँ पर डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर हो गया 0, 5×8 = 40, 5×4 = 20 और 4 = 24, माइनस का 1200, बराबर टाइम में 8×5 = 40 हो गया, और माइनस में 3 का गुणा 25/3 में, तो ये 25 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1200 बचा है, और इधर करेंगे तो 40, यानी कि 10 से 5 गया तो 5, यानी कि 15 हो गया, यानी कि 1200 जाने में उसको 15 घंटे लगते हैं। तो 480 जाने में कितना लगेगा, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 15/1200 गुणे में हो गया 480 हो गया, 15×8 = 120 हो गया, 8×6 = 48, यानी कि 6 घंटे लगेंगे। तो देखो सिंपल सी बात ये हो गई कि 120 पहली लाइन लिख रहे हैं और 480 और 8 घंटे, ये वाली लाइन हमने यहाँ पर लिखी है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये उसको लग रहे थे 6 घंटे, तो टोटल 8 घंटे थे, तो 2 घंटे यहाँ पर लग रहे होंगे। अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो 120/2 स्पीड आ गई ट्रेन की, और रेशियो में 480/6 इसकी हो गई, कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 6×8 = 48 और इधर 2×6 = 12, 2×3 = 6, 2×4 = 8, ये आंसर हो गया। अगला करते हैं भाई। 15 व्यक्तियों में से प्रथम 14 व्यक्तियों का औसत इतना है, 15वें व्यक्ति का भार सभी 15 व्यक्तियों के औसत भार से 42 केजी अधिक है, 15वें व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। इसमें नॉर्मल एलिगेशन लगा दो। देखो 14 व्यक्ति एक तरफ, 15वें व्यक्ति को हम क्या काउंट कर सकते हैं, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति इधर हो गया, तो इनका तो एवरेज 80 था
ओवरऑल 15 लोगों का एक्स था और ये एक्स से 42 ज़्यादा था, तो इनका इनका डिफरेंस एक्स प्लस 42 माइनस एक्स हो गया। एक बार एक्स माइनस का 80 हो जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 42 बटे एक्स माइनस 80 बराबर में क्या हो गया, 14 बटे में 1 नंबर ही तो आते हैं। ये पता है ना यहाँ पर रेशियो किसका बनता है, जो भी आपका रिलेटिव लिखा होगा। जैसे एवरेज निकालते हो तो यहाँ पर टोटल नंबर ही तो लिखते हो अपॉन में भाग करने के लिए, तो यहाँ पर इसी का रेशियो आएगा, यानी कि संख्याओं का। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में लगाते तो नीचे सीपी लिखते हैं, तो इसमें जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे तो सीपी का रेशियो नीचे बनेगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर 14 था बटे में 1, तो 14 तियाँ 42, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 83। अब इसका मान निकालना था, 83 प्लस का 42 यानी कि 125। अगला सवाल, एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी। अब यहाँ पर वो कह रहा है हर 4 महीने में, यानी कि 4 4 8 4 12, क्योंकि वो कह रहा था कि हर तो ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी, वो भी वर्ष में हमें निकालना है। तो भैया यहाँ पर अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया हमारे पास। और वो ब्याज अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, सीआई की तरह, क्योंकि ब्याज में ब्याज वो ले रहा है ना। 4 महीने में ब्याज लिया, फिर अगले 4 महीने में ब्याज लिया, इस तरीके से वो सीआई में चेंज हो गया। तो 3 साल की इफेक्टिव रेट अभी निकालना आपको बताया था। बस अब बात रही रेट की, भाई रेट तो 12 महीने की कितनी थी, 3% थी। अब 4 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, तो 1 बटे में कितना आ गया, 3 आ गया। इसका भी 1/3 यानी कि 1% हो गया। तो 1 का क्यूब 1, यहाँ पर 3 × में 1, यहाँ पर हो गया 3 × में 1, यानी कि 3.03। क्यों ऐसा लिखा 03, आपको हमने बताया था कि दो ही नंबर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर 1 का क्यूब कर रहे थे तो 0 1 तो आना ही आना है किसी भी हालत में। यहाँ पर 3 एकम 3 यानी कि 03 आना ही आना है किसी भी हालत में, 2 नंबर तो लिखने ही पड़ेंगे। तो ये इफेक्टिव रेट बन गई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला ये होता है। तो 1 + 1 + का 1 यानी कि 2 + का 0.01, और ये क्या हो गया 2.01। फिर एक बार 2.01 1 के साथ कर लेते, तो 3.01 प्लस का 2.01 × में 1/100 हो गया। तो 0.4 के बाद आ जाएगा, यानी कि 0.0201 हो गया। तो इनको अगर जोड़ते हो तो 3.0301 ये आ जाएगा, तो वही अप्रोक्सीमेट बनेगा। अगला सवाल कह रहा था उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 960 को दो संख्याओं जो एक दूसरे से असभाज्य हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो 960 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तियां 96 और 10 अभी बचा, यानी कि 2 गुणे में कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनके मतलब दो हमें फैक्टर बनाने जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे देखेंगे हमने यहाँ पर 32 दूनी 64 कर लिया, भाई यहाँ तक ये 32 और 2 और 64 और 5 × 15, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम 64 के साथ 3 ले लें, 64 के साथ ये 3 ले लें और ये वाला 5 अलग छोड़ दें, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं, यानी कि एक ये बन गया एक ये बन गया। ये बात समझ गए। अगर हम 64 के साथ 5 ले लें और एक अगर हम इधर छोड़ दें 3, तो ये बिल्कुल तीसरा बन गया। और एक अगर 960 और एक ले लें तो ये बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, यानी कि 4 ये आंसर हो गया। तो इन्हें बनाकर हमें देखना पड़ेगा, तभी हम आंसर लगा सकते हैं। अगला सवाल कह रहा था एक डिवाइस 8,000 नगद या 500 डाउन पेमेंट के बाद 4 समान किस्तों में उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो किस्त निकटतम रुपए में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो डाउन पेमेंट दे दिया तो 7500 हो गया। अब इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट में, जो अमाउंट हमें पे करना है इंटू में 100 अपॉन में 100t प्लस का आर टी माइनस का 1/2। तो ये फार्मूला याद कर लो, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। अब ये हमारे पास प्रिंसिपल है लेकिन हमें अमाउंट चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा था 4 समान मासिक किस्तें कैसी चल रही हैं, मासिक किस्तें, यानी कि हमारे पास टोटल टाइम कितना रहा होगा, 4 माह रहा होगा। अब ये यहाँ पर अगर टाइम हमको इतना मिल गया तो यहाँ पर 4 माह गुणे में हमारे पास टाइम हो गया ये रेट 25%। 25% को अगर महीने में चेंज करेंगे तो एक 12 महीने की ये हो गई बटे में 100 हो गया।
तो इधर करेंगे 4 तिया 12 हो गया, ये 0 0 यानी कि 625। ये हमको क्या मिल गया, ऐसा ही मिल गया। तो अमाउंट अगर देखेंगे तो 7500 में जोड़ देंगे, 6 5 11, हासिल लगा 1 8, यानी कि ये हमारे पास टोटल अमाउंट बना जो पे कर। अब वैल्यू रख दो, हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए। ए यानी कि 8125 गुणे में 100, टी यानी कि 4 माह, तो ये 400 हो गया, प्लस में आर 25 वार्षिक थी, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा मासिक बनाने के लिए, 12 से भाग। टी 4 हो गया, 4 से गया 3 बटे में ये 2 हो गया, तो इधर 12 से 12 चला गया, ये 12 से 12, और इधर हो गया 12.5, तो इधर हो जाएगा 812500 बटे में 412.5, एक जीरो बढ़ा लो। अब चाहे डायरेक्ट भाग कर लो और चाहे तो आप काट पीट के कर लो, क्योंकि हमें भागे ही करना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया ना कि निकटतम पूर्णांक। तो सबसे पहले ऑप्शन में एक ही बार भाग जाएगा, ये 0 0 0 8 से 4 गया तो 4 हो गया, फिर उतारा लिया हमने जीरो का। दूसरे नंबर पे 9 लिखा है, 7 लिखा है, तो 9 बार चला जाएगा, ये हटा दो, यानी कि 9 बार करेंगे तो 9 पन्ना 45, हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22 हो गया, 9 एकम 9 और 2 11 हो गया, 9 चौक 36, 1 37, 10 से 5 गया 5 7 8 2, फिर उतारा लिया हमने जीरो का। अब तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो 8 चौक 32 28 से बड़ा है, ये 8 चौक हमने 32 किया, ये 28 से बड़ा, तो चला गया। हमने अगर यहाँ पर 7 किया तो 7 चौक 28, ये लगभग बराबर में आ रहा है, यानी कि दोनों जगह 7 ही 7 है, तो ये तो हमें लिखना पड़ता, लेकिन 7 चौक 28 ऑलमोस्ट हो गया यहाँ पर, फिर ज़्यादा ही आएगा, यानी कि ये 6 बार कहीं भाग जा रहा होगा। अब 6 बार जा रहा होगा, आप एक चीज़ समझो, राउंड ऑफ करोगे तो एक ही नंबर हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, 44 नंबर राउंड ऑफ नहीं करेंगे। खत्म हो गया, जैसे 6 बार करोगे तो 6 पंजे 30, इधर लिख ले रहे हैं 28750 था, 6 का गुणा करके इसमें लिख रहे हैं, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15 हो गया, और 6 कम 6 3 9 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। अब घटाओगे तो 0 0, 17 से 9 गया तो 8 बच गया, और इधर 7 से 4 गया तो 3, देखो 3800 आया, 41 25 25 से छोटा। अब यहाँ पर हो सकता है इस तरीके से आ रहा हो सकता है कि 69.5.2 ऐसे आ रहा हो, लेकिन राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते थे, 70 ही तक तो जा सकते हैं, तो हमने ये आंसर लगा दिया। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसके लिए तो 7 से भाग चला जाता, फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं 6 से भाग जा रहा होता तब, लेकिन भाई 6 से चला गया तो 70 पर ही पहुंचेंगे। तो ये कैलकुलेटिव सवाल था, ये ध्यान रखना, बस ये महा की याद रखना जी, ये पूरा फार्मूला होता है आपके वार्षिक के लिए। और जैसे ही महा पर पहुंचोगे तो देख रहे हो ना हमने क्या किया, यहाँ पर हमने भाग कर दिया तुरंत, किससे, ये देखो यहाँ से कहाँ चला गया पेन, ये देखो 12 से। ये ध्यान रखना, अगर ये गड़बड़ कर दोगे फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। और ये हमेशा ए अमाउंट होता है, तो यहाँ पर हमें अमाउंट बनाना पड़ा है, कभी ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको अमाउंट मिल जाएगा, यहाँ पर बनाना पड़ा। ठीक है, आगे बहुत सवाल मिलेंगे इस पर। अगला सवाल कहता था इतने की राशि ऋण ली गई, इसकी चुनौती थी समान वार्षिक किस्तों में की जानी है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त क्या होगी। ये आसान होता है, 1/5, ये प्रिंसिपल, इधर इंस्टॉलमेंट चलती, ये 5 से 6 हो गया, दूसरे में फिर 25 36 हो गया, 3 थी तो 3 क्यूब करना पड़ेगा, 125 216, किस्त हर साल बराबर होती तो उसको बराबर करना पड़ेगा, तो सेम चीज़ इधर भी करनी पड़ेगी, ये हो गया 6। गुणा कर लेते हैं भाई, अगर हमने यहाँ पर किया तो 5 छक्का 30, 5 15 3 18, 25 छक्का 150, इधर हो गया 125, यानी कि 5 8 5 13 और 2 15 हो गया, हासिल लगा 1 2 और 4 हो गया, यानी कि 455 की वैल्यू हमें दी गई थी 32,760, किस्त निकालनी थी, यानी कि 6 गुणे में 36 की वैल्यू। तो 5 ने 45, 5 एकम 5 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 2 बचा, 55 25, 2 बचा, 55 25, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया। अब 13 से कटेगा ही तभी बात बनेगी, पहले 7 से काट लो, 13 7 91 होता है, तो 7 ने 63, 2 बच गया, 7 तियाँ 21, 4 7 छक्का 42 हो गया, फिर 13 7 91, 13 दूनी 26 हो गया, 6 दूनी 12, 12 छंग 72, या फिर हम 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी ये तो कोई बात नहीं, 6 3 9 ये तो होगा नहीं, 5 5 10 2 12, और 12 2 14, 1 15, और 5 3 15 3 18, यही आंसर है। ठीक है, तो बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43, गुणे में 6 गुणे में 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24 हो गया, और गुणे में 6 6 दूनी 12,
6 9 54, 1 55 हो गया, हाथ से लगा 5, 6 पंजे 30 35, 6 दूनी 12 3 15। अगला सवाल, चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल इतना और अंतिम तीन का इतना, अंतिम संख्या क्या है? हमने चार संख्याएं ए बी सी डी मान ली। प्रथम तीन का गुणनफल 30 है, अंतिम तीन का गुणनफल 165 है। तो पूछ रहा है लास्ट संख्या क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 गुणे में 6, 5 छक्का 30। इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे में 3, ये प्राइम नंबर सारे बन गए। इधर अगर देखेंगे तो 11 का भी मल्टीपल आ रहा है, 11 कम 11, 11 पन्ना 55, यानी कि 5 3 15। आप यहाँ पर देखोगे दोनों में भाई इसमें केवल डी कॉमन है, बी सी कॉमन है, बी सी, यानी कि बी सी की बात करोगे तो 2 3 5 3 यहाँ पर भी है। एक सेकंड वो कलर चेंज कर लें। ये यहाँ पर देखो बी और सी, तो बी और सी, यहाँ पर बी और सी, बी और सी, यानी कि ये अलग रहा है, इसका मतलब ये इसी का मान रहा होगा। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों और 3 वर्षों में इतना हो जाती, ब्याज की दर क्या है? जब भी टाइम में डिफरेंस एक का होगा तो ये वाला प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, क्योंकि P 1 प्लस का R अपॉन 100 की पावर में 3, ये हो गया P 1 प्लस का R अपॉन 100 की पावर में 2, ये हो गया A2 अपॉन में A1। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है P से PV, तो बचेगा क्या? 1 प्लस R अपॉन 100, तो A2 अपॉन में A1, यानी कि ये नीचे प्रिंसिपल चलता है और ये अमाउंट। तो यहाँ पर 12,873 बटे में 12,260, डायरेक्ट डिफरेंस 3 1 6, यानी कि 613 का हमें ब्याज मिला है 12,260 पर। गुणे में 100 कर लेंगे तो ये पूरा पूरा 2 बार 20 पंजे 100, यानी कि 5%। अगला सवाल, कुमार ने दो योजनाओं ए और बी में कुल इतने का आंशिक रूप से निवेश किया। दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर क्रमशः इतनी और इतनी थी। 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज इतना था, तो योजना बी में निवेश की गई राशि। अब योजना बी का पूछा गया तो हम ए पर वर्क करेंगे। ए पर वर्क करने का मतलब है ए पर रेट कितनी थी? 14%, यानी कि 16,900 पर 14% निकाल ले, या फिर हम 2 साल का ही ब्याज निकाल लें क्योंकि टाइम 2 वर्ष था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो गुणा करना पड़ेगा, यानी कि पहले 2 का ही गुणा कर लेते हैं, तो 2 में 18 हो गया, 16 दूनी 32, 1 33 हो गया, गुणे में 14, 14 अट्ठे 112, 11 हो गया, 14 तियाँ 42, 43 53 हो गया, 14 तियाँ 42 और 5 कितना हो गया? 42 और 5 47। ठीक है, अब इतना आया। अब एक चीज बताओ, 4732 हमारा टोटल निकला, लेकिन क्वेश्चन में 4498 दिया था। 12 से 8 गया 4 हो गया, 12 से 9 गया 3, 6 से 4 गया 2। इतना ये क्वेश्चन में कम क्यों आ रहा है, ये सोचो बस। देखो ए पर अगर देखेंगे 14% रेट थी, बी पर अगर देखोगे 11% रेट थी, यानी कि हमने ओवरऑल 14% निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर तो 3% कम थी रेट, यानी कि 3% रेट कम थी। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, यानी कि टोटल 6% कम था, जिसकी वजह से इतना कम आना चाहिए था, यानी कि 2 3 4। तो 100% अगर कम इन्वेस्ट कर, देखो 6% कम था इसलिए इतना, 100% इस पर अगर कम होता तो कितना आ जाता? 23400 अपॉन में 6। तो यहाँ पर करेंगे 6 3 18, 6 9 में 54, यानी कि बी का इन्वेस्टमेंट आ गया। सॉरी, हाँ बी का ही निकालना, बी का आ गया। ए का निकालना होता तो 16,900 में से इतना घटा देते। ठीक है, और वैसे अगर स्टार्टिंग से ही करते हैं ए का तो हमें बी पर वर्क करना पड़ता। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अगला सवाल कह रहा था 88 किलोमीटर दूर स्थित दो स्थानों से अब आकाश और विकास एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और 8 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यदि आकाश अपनी चाल कि इतने चाल से यात्रा करता है और विकास अपनी चाल की 3 गुनी चाल से यात्रा करता है, तो वे 4 घंटे बाद मिलते हैं। विकास की चाल क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो फ्रैक्शन वाला गड़बड़ है, यानी कि इधर भी 7/6 होगा और इधर भी क्या होगा? 7/6 होगा, क्योंकि ट्रांसलेट करते हैं ना तो फ्रैक्शन वाला चेंज ही नहीं कर पाता, पता नहीं दिमाग इनका खराब हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर हम आकाश की चाल की बात करें तो पहले क्या थी? 6 थी, तो अब 7 पे चल रहा है। ये हम स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और विकास की बात करेंगे तो अगर पहले 1 थी तो ये 3 हो गया, यही तो बात। अब इसको अगर हम एक्स एक्स, ये वाई और ये वाई मान लें। अब पहली कंडीशन में कह रहा था कि विकास एक ही समय से चलना, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं ना, तो 88 बटे में तो कितना हो जाएगा?
6x प्लस का y, क्योंकि एक दूसरे की ओर चल रहे थे तो उनको 8 घंटे लगते। इसी तरीके से जब चाल उनकी चेंज हो जाती है, ठीक है, तो वो 7 की स्पीड से यानी कि 7x प्लस का 3y, तो इनको कितने 4 घंटे बाद मिलते हैं। अब यहाँ पर देखोगे कि अगर हम 6x प्लस का y लिखेंगे तो 11 हो गया, यहाँ पर 7x प्लस का 3y लिखेंगे तो 22 हो गया। अब इसी की कैलकुलेशन करनी थी, हमें विकास की स्पीड निकालनी थी। विकास की हमने क्या मानी थी, ओरिजिनल स्पीड y मानी थी, यानी कि y का मान निकालना है। तो इसमें हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास बनेगा, x वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमें गुणा करने के बाद घटाना भी है। तो यहाँ पर x वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 7y माइनस का 6×3 18y, 11×7 77, माइनस का 22×6 132 हो गया। तो इधर लिखेंगे तो 18 से 7 गया यानी कि 11y, 13 से 7 गया तो 6 हो गया, और 12 से 7 गया तो क्या बात है भाई, 12 से 7 गया 5 हो गया, तो 12 5 आ जाए क्योंकि कटता ही नहीं, फिर 11 पन्ना 55 आ जाता। यही हमें निकालना था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी आसान। अगला सवाल कह रहा था 150 मीटर की दौड़ में आर यस को 9 मीटर से हरा देता है। यदि यस 15 मीटर की शुरुआती बढ़त लेता है तो उनके दौड़ में बराबरी पर रहने के लिए दौड़ कितनी लंबी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन में देखोगे आर और एस, यानी कि अगर डिस्टेंस का रेशियो ये 150 है तो 9 मीटर से हरा देता है, यानी कि इस कंडीशन में टाइम कांस्टेंट है, जितने में ये 150 जाता है उतने में ये जाता है 141। तो स्पीड में रेशियो कितना हो गया, 3×5 = 15 और 3×4 = 12, 2×3 = 21 हो गया। अब दूसरी कंडीशन में देखो भाई, दूसरी कंडीशन में देखोगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस का रेशियो है वो x है, यानी कि r अगर x जा रहा है तो s x माइनस का 15 जा रहा है, ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। टाइम कांस्टेंट है क्योंकि जितने समय में ये इतना जा रहा है उतने ही समय में ये x माइनस 15 तभी बराबरी पर समाप्त हो रही है सेम टाइम में। तो स्पीड में रेशियो क्या हो जाएगा, x x माइनस का 15 हो जाएगा। तो एक ही सवाल में स्पीड अलग अलग तो हो नहीं सकती, तो x x माइनस का 15 बराबर क्या हो गया, 50/47 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 47 50x यानी कि ये 3x बराबर में हो गया 15×50, तो 3×5 = 15, 55 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया 250। और यही हमें निकालना था, यही तो हमने मानी थी डिस्टेंस, यानी कि r पूरा जा रहा था s कम जा रहा था, तो x बराबर निकाल लिया। अगला कह रहा था सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्ष में इतनी 4 वर्ष में इतनी हो जाती तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो टाइम में डिफरेंस 2 का आ रहा है तो रूट लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर 1+r/100 की पावर में 4 p 1+r/100 की पावर में 2, तो ये हो जाएगा 11712.8/9680। तो इतना लिखना नहीं होता, ये कैंसिल आउट हो गया p से p, ये पावर में 2 बच रहा है, यानी कि रेशियो निकाल कर हमें रूट लेना है, यहाँ पर 2 बचेगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में चलनी चाहिए कैलकुलेशन के टाइम, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। नीचे तो 11 का मल्टीपल है बिल्कुल, 7 1 8 2 10, ऊपर भी है तो 11 से काट लेते हैं, तो 11 कम 11 हो गया 0, 11×6 66, 11×4 44, 8 बार, 11×8 88, 8 बचा, फिर 8 बार 0 0, फिर से 11 से 11×8 88 हो गया, 11×9 = 99, 7 बचा, 11×6 66, 8 बचा, फिर 11×8 88, फिर 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी कि अब इसका हम रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ रूट लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी है, यानी कि ये 1+r/100, इतना लिखना नहीं है आपको। ये 11/10 हो गया, 10 से 1 बढ़ रहा था, 1/10 गुणे में 100, यानी कि 10% आ गया भाई, या फिर r/100 बराबर में 11/10 माइनस का 1, बात वही बनती है। तो आपको स्टेप से कटिंग करनी है, चीज़ें सब पता होनी चाहिए। अगला सवाल, एक मोबाइल फोन इतने के नगद या इतने के नगद तत्काल भुगतान और 3 समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 20% की वार्षिक दर से ब्याज लेता है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो किस्त राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का ये तो भाई आसान होता है, जैसे 39 300 ये था, इसमें से 74 50 हमने दे दिया, यानी कि 0, 10 से 5 गया 5, 12 से 4 गया तो 8 हो गया, 8 से 7 गया यानी कि 31 850 आया। ये किसकी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल। अब 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ इंस्टॉलमेंट, तो 5 से 6 हो गया, 3 किस्तें हैं तो एक बार स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे, और ये हो गया 216। अगर हम देखेंगे तो
किस्त हर साल बराबर होती, तो इसमें 36 का गुणा, इसमें 6 का। देखो 216 हो गई तीनों जगह, तो इसमें 6 का गुणा, इसमें 36 का होगा, इसमें 6 का गुणा हो गया। तो ये 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 3 18, 25 छक्का 150, 125, यानी कि ये 5, 8 5 13, 2 15 हो गया, और 3 1 4 हो गया। तो 455 बराबर में 31,850 हो गया। हमें निकालनी थी क्या, किस्त, यानी कि 216 का मान। तो आप देख रहे होगे ऊपर यहाँ पर 9 का मल्टीपल है, ठीक है, 5 4 9, 9 5 14, यहाँ पर 9 का नहीं है, तो 9 का मल्टीपल 5 2 7 2 9, ये हो सकता है। 6 4 10 11 हटा दो, 6 2 8 4 12 13 हटा दो, ये भी हटा दो, आंसर आ चुका था। बाकी कर लेते हैं। 5 9 45, 5 एकम 5। इस टाइप का सवाल कर तो नहीं चुके हैं भाई, लग रहा है ऐसा। 5 छक्का 30, एक बचा, 5 तिया 15 हो गया, 5 सत्ते 35, जीरो हो गया। ये 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जीरो। 7 छक्का 42 हो गया, 7 एकम 7 4 11 हो गया, 7 दूनी 14 1 15। अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ 33 है, उनका योग इतना है, संख्याओं के ऐसे कितने संभावित युग्म है। तो संख्याएं हम 33A 33B मान ली, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या होगा, 33। वो ये कह रहा था कि इनका अगर सम 33 कॉमन ले लें तो वो था 594, यानी कि A प्लस का B इक्वल टू में यहाँ पर करेंगे तो कितना चला जाएगा, 11 से 5 बार 4 बार 3 हो गया, यानी कि 18 हो गया। यानी कि A प्लस बी बराबर 18। ए प्लस बी के ऐसे फैक्टर बनाओ जो जोड़ने पर 18 देंगे और उनमें कुछ कॉमन ना हो। रीजन उसके पीछे कॉमन 33 था, वो एचसीएफ ले लिया था, वो हमने पहले ही निकाल लिया। यानी कि यहाँ पर इसी तरीके से, यानी कि जैसे 18 एक बन गया, फिर उसके बाद 17 करेंगे तो 17, और सॉरी 18 एक नहीं, यहाँ पर 17 एक करते हैं। फिर 16 करेंगे तो 16 के साथ 2 हो गया, फिर यहाँ पर 16 के 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर 14 से कम 13 हो गया, इधर 2 3 4 5, फिर 13 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, यानी कि 6 हो गया, 7 हो गया। देखो इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, एक फैक्टर, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो 2 फैक्टर बन गए। इसमें कॉमन है, ये 3 फैक्टर बन गए। फिर 10 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, यानी कि 10 8 18 हटा दो, फिर 9 और 9 18 हटा दो, फिर इधर करेंगे 8 हो गया, इधर 10 रखना पड़ेगा। अब 10 तो रख दोगे, लेकिन फिर से कॉमन हो गया, फिर इधर 7 इधर 11 रखना पड़ेगा, तो एक फैक्टर तो ये हम ऑलरेडी बना चुके थे, अब डबल डबल तो बनेगा नहीं। यानी कि कितने फैक्टर बन गए, 2 फैक्टर बने केवल, ठीक है, 2 नहीं सॉरी 3 3 3 फैक्टर बने, माफ कीजिएगा। कैसे 3, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये, बाकी बात रिपीटेशन हो गया उसके बाद, तो फिर कोई मतलब नहीं। अगला सवाल कह रहा था, एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल इतनी कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो 10 किलोमीटर 10 मिनट में, यानी कि मिनट को घंटे में बनाएंगे, 60 का गुणा करना पड़ेगा, 60 का भाग तो वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 60। अब वो ये कह रहा था 20 कम कर दी जाए, 60 से 20 अगर कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 40। ये स्पीड का डिस्टेंस तो हमारे पास कांस्टेंट है ना, क्योंकि जितना पहले बार में जा रहे थे उतना दूसरे बार में, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 40 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा था समय कितना लगेगा, 40 बराबर में 10 मिनट थे, ठीक है, तो 60 बराबर निकाल लेंगे, यानी कि ये हमारे पास 0.4 से में भाग, सॉरी 4 से में भाग करना पड़ेगा, 1/4 करो भाई, कहाँ दिमाग है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 मिनट। अगला सवाल कह रहा था, रजनीश ने प्रतिमाह सोने में निवेश करने का फैसला किया, वह इतने मूल्य का सोना खरीदता है, इस पर उसे 8% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 10% की दर से कर देता है। अगले माह वह 10% की छूट और 12% कर के साथ इतना सोना खरीदता है। पहले माह की तुलना में दूसरे माह में उसके निवेश में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। तो पहले माह में 65,000 का हमने खरीदा था, 8% की छूट मिली, यानी कि 92% हो गया, फिर 10% की कर लग गया, यानी कि 110 हो गया। दूसरे महीने के साथ हम रेशियो बना लेंगे, 70,000 का हमने उसमें खरीदा था, इसमें डिस्काउंट हो गया 90%, क्योंकि 10% का डिस्काउंट, 12% टैक्स, यानी कि 100, ये 12 हो गया। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो ये जीरो चले गए, ठीक है, इसके अलावा 3 जीरो और चले जाएंगे, तो 3 जीरो यहाँ से ये चले गए, और ये 3 चला गया, एक जीरो इधर से ये काट दो, फिर यहाँ पर हो गया 13, इधर हो गया हमारे पास 18, दो नए में 18 हो गया, इधर 2 चौकू 8, 2 छक्के 12 हो गया। कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो गुणा कर लेते हैं, 13 छक 78 हो गया, हासिल लगा 7,
13 चौकू 52 और 7 59 हो गया, गुणे में 11 हो जाएगा, यानी कि 8 9 8 17 9 5 14 1 15 हो गया और एक 6 हो गया, इतना बना। 2 से अभी और कट जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं काट रहे, नहीं ध्यान रहा तो। इधर 9 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया और 11 ने 99 और एक 100 हो गया, गुणे में 7 7 अट्ठे 56 जीरो और ये 7 हो गया। यहाँ से देखोगे कितना चेंजमेंट आया। 16 से 8 गया तो 8 हो गया, इधर बचा 4, 14 से 7 गया तो 7 हो गया, इधर बचा 9, 9 से 5 गया तो 4 हो गया, यानी कि 478 अपॉन में 6578 इंटू में 100 हो गया। अब इसको अगर ऑप्शन से देखोगे तो हमारे पास 5 7 5 7, सबसे पहले कमी वाले तो हटा दो, यानी कि दो ही ऑप्शन है, या 5 7 से बड़ा होना चाहिए, या 5 से होगा या 7 से होगा। अब जैसे ही आपने देखा, अगर इसमें हम 7 का गुणा करते हैं फटाफट से, 7 अट्ठे 56, 49 और 5 54 हो गया, यहाँ से लगा 5, 7 पंजे 35 और 5 40, 7 छक्का 42 और 4 46, यानी कि देखो ये 47 से छोटा आया है, इसका मतलब है 7 के समथिंग रहा होगा। अगर बड़ा आ जाता तो हमें चेक नहीं करना था, हम 5 वाला आंसर लगा देते। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में बेचता है, जिसमें कुल लेन देन पर उसे ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। यदि पहली वस्तु को इतने की हानि पर बेचा तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया। तो 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6, नहीं पता, 16 3 48, 2 50 बटे में 300, 5 छक्का 30, यानी कि हानि पर बेचा गया पहली वस्तु को। 6 पर 1 की अगर लॉस होगा तो 5 में बेचा गया, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। लेकिन बोला था प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस 5 ही रखना पड़ेगा। जब यहाँ पर 1 का लॉस हो रहा है तो इस पर 1 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 4 की चीज हमें रखनी पड़ेगी। अदरवाइज हम जीरो, ना ही लाभ हो ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से 1 पे 1 का लॉस हो गया, 1 पर 1 का फायदा हो जाएगा। तो इसको एक एक्स्ट्रा में बेचा गया 4 से, गुणे में 100, यानी कि 25%। अगला सवाल कह रहा था, राजन ने कुल 108 किलोमीटर की दूरी इतने की औसत चाल से तय की। वह कुल दूरी का 1/6 भाग 2 घंटे में पूरा करता है, जबकि कुल दूरी का 1/4 भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसने शेष दूरी कितने समय में तय की। सबसे पहले तो ओवरऑल उसे टोटल टाइम कितना लगा, 9 घंटे लगे उसे टोटल, जिसमें से 2 घंटे उसने एक चल लिया। तो पहली वाली कंडीशन के लिए टाइम पता हो गया, दूसरी वाली कंडीशन के लिए टाइम पता कर लो, तीसरी वाली कंडीशन का हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो 108 का अगर देखें तो 1/4 भाग 9 की स्पीड से जा रहा था, तो 12 ने में 108, 4 तियां 12, यानी कि 3 घंटे, तो यहाँ पर 3 घंटे। लेकिन ओवरऑल हमें टाइम कितना लगना था, 9 घंटे, यानी कि 3 2 5, और बचा कितना है यहाँ पर तीसरी कंडीशन में 4 घंटे। अगला सवाल, म्यूजिक प्लेयर इतने नगद या इतने नगद तत्काल भुगतान और शेष 3 समान आसान किस्तों में बेचा जाता है, यदि दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि है, किस्त निकालनी आसान है। 10 से कोई चीज 11 है, ये प्रिंसिपल चल रहा है, ये इंस्टॉलमेंट। कितनी किस्तें, 3, तो क्यूब करना पड़ेगा। तो पहले तो स्क्वायर फिर क्यूब, पहले तो स्क्वायर फिर क्यूब। भाई किस्त हर साल बराबर होगी, तो इसमें 11 का गुणा, इसमें 121 का गुणा, सेम चीज इधर 121 का गुणा, इसमें 11 का गुणा। ये तो कर चुके ना, अब इसमें समझाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी समझाता ही कितना हो, प्रैक्टिस तो कर रहे हो बस। तो ये आपने अगर बेसिक से अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 33 10 बराबर होगा क्या भाई, 45 10 से इतना रुपया दे दिया, यानी कि 1 और 1 ही बचा, 5 से 2 गया तो 3, यानी कि 33 10 रुपया उसे और देना था। किस्त निकालनी थी, यानी कि 1331 की वैल्यू, तो आंसर। अगला सवाल कह रहा था, 2000 पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से ब्याज को वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। देखो एक वर्ष, तो एक वर्ष में 6 6 महीने की कितनी स्लैब होती, 2। तो एक चीज बताओ, अगर हम एसआई की बात करें, चाहे हम एक वर्ष का निकाल लें, चाहे हम 6 6 मंथ करके, यानी कि 6 मंथ 6 मंथ करके निकाल लें एसआई, तो ये दोनों कंडीशन में बराबर ही रहेगा। और चेंजमेंट किस में आएगा, सीआई में चेंज आता है, ब्याज के ऊपर ब्याज में। तो कुल मिलाकर टाइम क्या हो गया, अल्टीमेटली 2 वर्ष हो गया। अब सवाल नॉर्मल क्या बन गया, प्रिंसिपल 2000 है, टाइम 2 वर्ष है, रेट 8% है, और जिसको आधा करेंगे तो वो 4% हो जाएगी, बस
यानी कि प्रिंसिपल 2000 टाइम 2 हो गया, रेट 4%, तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस का 2 साल के फार्मूला होता है डी पी आर अपॉन 100 की पावर में 2। तो प्रिंसिपल हमारे पास 2000 है, रेट हमारे पास 4 गुणे में 4 है, 100 गुणे में 100 है, तो 3 जीरो चले गए, 4 चौको 16 दूनी 32, यानी कि 3.2। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, ऐसे युग्मों की संख्या। देखो संख्याएं हमने मान ली 56A 56B, योग अगर लिखेंगे तो 56 कॉमन, A प्लस का B 1904। भाई देखो इनका अगर एचसीएफ लोगे तो 56 ही आएगा, तो कॉमन वाली चीज तो हमने निकाल ली। इधर करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 हो गया, बचा 3, तो 8 तियाँ 24 और 8 टू 64। 7 से करेंगे तो 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, तो ए प्लस बी कितना आ गया? 34 आ गया। अब इनके हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं, अब हमको फिर उसी तरीके से करना पड़ेगा भाई। 34 यहाँ पर 33 हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक फैक्टर ये बन गया। इस टाइप का सवाल कर चुके हैं। अब 32 करेंगे, फिर हमें 31, फिर 30। आप यहाँ पर देखेंगे ये 2 हो गया, यहाँ पर देखेंगे 3, यहाँ पर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 बन गया। 30 हो गया, 30 से एक कम करेंगे तो 29, 28, 27 और 26, 25 हो गया। तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉमन था वो एचसीएफ हो गया था। अब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये कट गया। 31, ये कोई कॉमन नहीं, इसमें भी कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, कुछ कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, और 25 9 में कुछ कॉमन नहीं, यानी कि ये हमारे पास एक भाग बना, 2 भाग बना, 3 बना और 4 बना। अभी और देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं खत्म हो गया। 25 के बाद आ जाएगा 24, आ जाएगा 23, आ जाएगा 22, आ जाएगा 21, आ जाएगा 20, आ जाएगा 19, आ जाएगा 18, आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 था तो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया और 16 हो गया। इसमें कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं, ठीक है, इसमें कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है। तो अभी हम यहाँ से काउंट करते चलें क्योंकि हमें 9 तक मैक्सिमम जा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 1 हो गया, 2 हो गया था, और कितना हो गया था? 3 4, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। अब आगे जाएंगे 18 के बाद, यानी कि ये 8 या 9 में से एक ही बनेगा, यानी कि 17 हो जाएगा। 17 ही है तो कॉमन ही है। फिर यहाँ पर पहुंचेंगे 16, तो ये 18 हो गया। ये रिपीटेशन होने लगी, यानी कि अब यहीं तक हम काउंट करेंगे। तो लेकिन 7 तो मिल नहीं रहा है, फिर कहाँ गड़बड़ हुआ? एक ये हो गया, कलर चेंज करके करते हैं भाई। एक तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, फिर दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। फिर एक गड़बड़ कहाँ हो रहा है भाई? क्यों भाई? अच्छा एक ये है, ठीक है। अब आ जाएंगे 8, अगला करते हैं भाई। करता श्री शर्मा 5 लाख के अपने सेवानिवृत्ति लाभ को आसानतः डाकघर में, और आसानतः यानी कि यहाँ पर आसन्न होगा, मतलब थोड़ा डाकघर में थोड़ा बैंक में क्रमशः इतने इतने की दर से जमा करता है। उसकी मासिक ब्याज आय इतनी थी, तो डाकघर और बैंक में जमा राशि के बीच कितना अंतर है? इस टाइप का सवाल किया था भाई। यहाँ से हम एक दूसरे पर काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस बोला जाए तो एलिगेशन लगाएंगे। 1200 ये ब्याज था मासिक, वार्षिक ब्याज इतना हो गया, और 5 लाख, 1 2 3 4 5 गुणे में 100। परसेंटेज के लिए ओवरऑल परसेंटेज देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 नेम 45, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, यानी कि 54/5। तो इतना आया। अब 5% ये आया, सभी रेटों में 5 का गुणा कर दो। 12%, 10%, 54/5%। तो ये पूरे में हम गुणा कर देते हैं 5 का। तो जैसे ही 5 का गुणा किया तो ये 12 पंजे 60, 10 पंजे 50, और ये हो गया 54। यहाँ पर डिफरेंस 4, यहाँ पर डिफरेंस हो गया 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि टोटल 5 बराबर में 5 लाख था। 1 2 3 4 5, हमें डिफरेंस यानी कि 1 बराबर चाहिए था, यानी कि 1 लाख आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक शंक्वाकार तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 42 डेसीमीटर है और इसके आधार का व्यास इतना मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को इतने घन डेसीमीटर जगह की अनुमति दी जाती है, तो यह कितने व्यक्तियों को समायोजित कर सकता है? तो यहाँ पर सब डेसीमीटर में है, तो डेसीमीटर में ही चेंज करते हुए चलते हैं। तो ये हमारे पास व्यास था, यानी कि 54 डेसीमीटर हो जाएगा व्यास, यानी कि रेडियस लिखेंगे तो 27 डेसीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम 1/3 पाई r² एच, टोटल वॉल्यूम इतना है, एक आदमी को इतना चाहिए, तो n आदमियों को ये वॉल्यूम टोटल जरूरत पड़ेगी। बस इसी की कैलकुलेशन करनी है, यानी कि 1/3
22/7, आर स्क्वायर 27 × 27, हाइट 42 दी थी, ये हो गया 2673 इंटू में एन। तो 21 दूनी 42 हो गया, 9 तियाँ 27 हो गया, 9 दूनी 18, 9 ने में 81, 9 सत्ते 63 हो गया, फिर 9 तियाँ 27, 33 हो गया। तो ये हो गया 11 दूनी 22, 3 3 3 दूनी 6 दूनी 12। बस। अगला सवाल कह रहा था 3660 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और ब्याज के अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवादी किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। देखो अभी हमने 2 साल पे आपको चीजें समझाई थी, आप सिंपल से समझो। सीआई में हमें सीआई पर डिपेंड रहता है कि किस तरीके की चीजें चलेंगी, क्योंकि एसआई में आप चाहे 1 साल का निकाल लो, चाहे आधे आधे वर्ष का निकाल लो, चाहे 1.5 वर्ष का निकाल लो इकट्ठा, चाहे आप 6 6 महीने करके 3 वर्ष का निकाल लो। तो सीआई एसआई से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें डिपेंड करता है सीआई के लिए चीजें। तो 1.5 वर्ष में अगर अर्धवार्षिक के हिसाब से करेंगे तो 1.5 वर्ष में 6 6 महीने की कैश स्लैब बनेगी 3, अल्टीमेटली 3 वर्ष हो गया भाई। 18 महीने होते 1.5 वर्ष में, तो 6 6 हो जाएगा। और रेट अगर बात करेंगे अर्धवार्षिक हिसाब से तो 10/2 यानी कि 5% हो गया। तो अब हमारे पास सवाल ये बन गया, प्रिंसिपल हमारे पास 3660 है, टाइम 3 वर्ष है, रेट इतना है, तो 3 साल का सीआई और एसआई में डिफरेंस कितना है। बस। क्योंकि एसआई पर हम कुछ भी करें, चाहे हम 6 6 महीने के निकालें चाहे एक साथ निकालें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो सेम ही आता है। तो 3 साल के डिफरेंस का फार्मूला होता है, ये तो पढ़ा ही है 2 साल का, इसमें 300 प्लस का r/100 और कर देते तो 3 साल का डिफरेंस। तो प्रिंसिपल 3660, रेट 5 × 5/100, और इधर हो गया हमारे पास 305/100। इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब कैलकुलेटिव हो रहा है, 25 25 चौकू 100 हो गया, इधर करेंगे तो 4 नेम 36 जीरो हो गया, 4 नेम 36, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 915 इंटू में 305/100 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 300 प्लस का 5, 100 को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट निकालना था। तो 300 का गुणा करेंगे 915 में, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 एक 4, 3 नेम 27, डबल जीरो आ गया। 5 का करेंगे तो 5 25, 5 एकम 5 2 7, 5 नेम 45। ये 5 7 5 5 10, 5 4 9 7 2, यानी कि 279075/100 हो गया। लेकिन यहाँ से तो कुछ नहीं बन रहा भाई, बटे में 100 ही है, कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पर ये स्क्वायर था ना, माफ़ कीजिएगा, ये 100 और आ जाएगा, तो यहाँ पर एक 100 और आ जाएगा, यानी कि 0.4 के बाद यानी कि 27.9075 अब आ जाएगा 28। माफ़ कीजिएगा। अगला सवाल है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 450 मीटर की दूरी पर है। पुलिसकर्मी को देखते ही चोर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगता है। पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है, आखिर चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा भागने में तय की गई दूरी क्या है? तो सबसे पहले मान लो इनके बीच की दूरी 450 थी, ये चोर था ये पुलिस था। यहाँ पर कहीं पकड़ा गया तो चोर को जितना टाइम लगा होगा उतना ही तो यहाँ से यहाँ पहुँचने पर पुलिस को टाइम लगा। तो जब इतनी चीज़ आप सीख चुके हो तो डायरेक्ट रेशियो बनाना है, यानी कि स्पीड में रेशियो 9 12 का है, ये है हमारे पास चोर, ये है पुलिस। तो डिस्टेंस में कितना होगा, सेम होगा क्योंकि टाइम हमारे पास कांस्टेंट है। हमारे हिसाब से 3 का गए पर क्वेश्चन में 450, चोर से दूरी पूछी गई यानी कि चोर की ये डिस्टेंस है, तो 3 गुना 0, 3 पंजे 15, 3 चौको 12 1 13। ये किस में आया, ये मीटर में आया, और किलोमीटर में 1000 से भाग 1.35। अगला सवाल कह रहा था किसी डीलर द्वारा एक वस्तु को इतने में बेचने पर उसे इतने का लाभ होता है, वह दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना लाभ होता है ना ही हानि होती है, उसके लिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो सबसे पहले तो 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 की चीज 5 में बेचता है, तो ये हमारे पास सीपी, ये एसपी हो गया। अब यहाँ पर 10% की हानि पर बेचता है दूसरी, यानी कि 10% की हानि का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 की चीज वो बेचता है 9 में। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इनका जो ये था, यहाँ पर एक का प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ पर एक का लॉस हो रहा था, यानी कि यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, जो क्वेश्चन में बोला है सब कुछ सेटिस्फाइड है। तो इतने में बेचने पर यानी कि 5 बराबर हमें क्या दिया गया था, 500। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 10 बराबर, तो यहाँ पर 10 बराबर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। अगला सवाल
4000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। पहले भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरा इतने पर। दोनों निवेशों से कुल वार्षिक ब्याज इतना है तो 3%। भाई देखो ये सवाल कर चुके हैं, 3% की बात आ गई तो हम डायरेक्ट 5% पे जाएंगे। यानी कि 4000 से एक साल का 5% का ब्याज कितना होगा, 5 को 20 यानी कि 200 होगा। लेकिन क्वेश्चन में 144 दिया गया था, यानी कि ये 56 कम क्यों है, ये सोचने की बात है। तो एक कंडीशन थी 3% रेट की, एक थी 5% कम, यानी कि यहाँ पर 2% रेट कम थी, हमने तो ओवरऑल 5% निकाल लिया था। तो 2% ये रेट की वजह से ही ये 56 कम आया। तो इस पर 2% कम था तो इतना, 100% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2800 आंसर। यहाँ पर देखो ये हमने डायरेक्ट एक वर्ष ही टाइम क्यों लिया, क्योंकि हमें टाइम क्वेश्चन में एक वर्ष के लिए ही बोला है, वार्षिक ब्याज इतना था इसलिए। तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आ गया था। देवेंद्र प्रतिदिन सुबह इतने बजे अपने घर से निकलता है और सुबह इतने पर कार्यालय पहुंचता है। एक दिन वह अपने घर से इतने बजे निकलता है लेकिन सामान्य चाल के 6/7 पर कुल दूरी की 3/10 दूरी तय करता है और बाकी की दूरी सामान्य चाल के 7/6 पर तय करता है। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देखते हैं टाइम का। ये यहाँ पर हो गया 8:25 और 9:55, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो 0 हो गया, 5 से 2 गया तो 3 हो गया और 1, यानी कि 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट लग रहे थे पूरी डिस्टेंस जाने में। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, एक फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। वो ये कह रहा था कि 8:25 पे ही निकले थे, 8:25 पे निकले लेकिन सामान चाल से इतना, यानी कि उन्होंने जो स्पीड है वो 6/7 कर दी लेकिन डिस्टेंस 3/10। दूसरी कंडीशन में बाकी जो दूरी बची होगी, यानी कि 10 में से 3 चल चुके तो बची कितनी है, 7, यानी कि 7/10 ये डिस्टेंस हो गई और स्पीड का 7/6 हो गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन में स्पीड का अगर रेशियो देखेंगे तो 7 ही ओरिजिनल, 6 हो गई, तो टाइम में रेशियो कितना हो जाएगा, 6-7, क्योंकि हम सेम डिस्टेंस के लिए यहाँ पर करेंगे। सेम डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, यानी कि 10 जाने में उसे 90 मिनट लग रहे हैं तो 3 जाने में उसे कितना लगेगा, 10 ने में 90 होती है 27 मिनट। भाई जितने समय में वो 6 के लिए था, यानी कि यहाँ पर 6 बराबर में कितना हो गया, 27। तो अब स्पीड जब चेंज होगी तो उसको 7 मिनट लग रहे हैं, तो 6 बराबर 27, तो अब कितना टाइम लगेगा, 27/6 गुणे में 7, यानी कि 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 9 सत्ते 63, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और बचा हमारे पास 1/2, इसको बना लेंगे सेकंड में, यानी कि 31 मिनट और 30 सेकंड, ये इधर का टाइम आ गया। अब बची हुई दूरी के लिए भी सेम चीज कर लेते भाई, 10 जाने में हमें कितना, 90 मिनट लग रहे थे, तो 7 जाने में 63 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर अगर स्पीड का रेशियो देखें तो 6 थी, 6 से 7 हो गई, तो टाइम तो कांस्टेंट हो गया डिस्टेंस, क्योंकि हम इसी के लिए सब काम कर रहे हैं 7 के लिए। तो ये 7 से 6, तो 7 बराबर में 63 हो गया, तो 6 बराबर में 54 मिनट हो गया। तो एग्जैक्ट टोटल अगर टाइम देखें, टोटल टाइम देखें उसे कितना लगेगा, इतना टाइम इधर लगा, इतना इधर लगा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 4 1 5 5 3 8, ये इतना मिनट प्लस का 30 सेकंड। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते थे, 60 प्लस का 25, यानी कि ये 1 घंटा हो गया, प्लस का 25 मिनट हो गया और प्लस में 30 सेकंड हो गया, यानी कि इतना टाइम लगा होगा पहुंचने में कार्यालय। तो ये टाइम आएगा किसके बाद, ये बता दो, बस खत्म हो गया सवाल। ये आएगा 8:25 के बाद, यानी कि 1 घंटा 25 मिनट 30 सेकंड जोड़ देंगे तो 9 50 30, यही हमारे पास आंसर, 9 50 30, 9 50 30। आशा है समझ गए होगे, अच्छा सवाल था। अगला सवाल कह रहा था 6 पदों का औसत 30 है, पहला पद शेष पदों के योग का दोगुना है, पहला पद ज्ञात कीजिए। तो देखो शेष पदों का योग का दोगुना, यानी कि अगर शेष पद देखें तो कितने पद हैं, 5 पद हैं। इनका अगर 5 पद का योग अगर हम ए मान लें तो पहला पद क्या होगा, 2a होगा, यानी कि इन सबको जोड़ देंगे तो ये 3a हो गया सम, और क्वेश्चन में 6 गुणे में 30 एक्चुअल में टोटल सम दिया गया था। तो ए बराबर में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 60 हो गया, लेकिन हमें चाहिए था पहला पद यानी कि 2a की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी, 120। अगला सवाल
कुशा अकेले एक कार्य को पूरा करने में कुशा और कृपा दोनों के एक साथ कार्य करने की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लेती है। यदि कृपा अकेले कार्य करती है तो वह उस कार्य को पूरा करने में कुशा और कृपा के एक साथ कार्य करने की तुलना में 9 घंटे अधिक समय लेती है। यदि कुशा और कृपा दोनों एक साथ कार्य करती हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुशा और कृपा दोनों अगर x दिन में कर रही तो कुशा अकेले दोनों जितने में कर रही थी उससे इतना अधिक समय लिया। इसी तरीके से अगर कृपा देखें दोनों से 9 ज्यादा ले रही है, यही तो बोला था, कह रहा था कृपा अकेले तो 9 दिन। जब भी इस तरीके का सवाल मिल जाए x निकालना हो तो डायरेक्ट अंडर रूट में 4 × 9 यानी कि 6 आ जाएगा। कह रहा था दोनों एक साथ काम करेंगी तो यही तो हमें निकालना था, वो कितना आ जाएगा 6 घंटे। अगर के इसका पूछता कुशा का तो 6 4 10, कृपा का 9 6 15, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अगला सवाल, माना कि n 3 अंकों का धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि n का इकाई अंक अभाज्य है और n सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, n के संभावित मानों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले तो एक चीज समझो कि उनका गुणनफल फल भी अभाज्य है। अब नंबर होंगे जो भी वो इसी फॉर्मेट में हो सकते हैं। जैसे मान लो 1 3 रखा, फिर यहाँ पर कोई प्राइम नंबर आएगा तो ये अभाज्य नहीं बचेगा क्योंकि मल्टीपल बन जाएगा किसी न किसी। 1 3 4 1 3 7 रखोगे मल्टीपल बन जाएगा। तो इसलिए जो भी नंबर होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। और जहाँ पी की वैल्यू हमारे पास पॉसिबल क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये चीजें पॉसिबल है। तो इकाई अंक हमारे पास, अब ये मत कर देना 11 रख दो, 11 दो अंकों को हो जाएगा, 3 डिजिट का तो नंबर ही चाहिए हमको। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या क्या, देखो यहाँ पर अगर 1 1 2 रखोगे प्राइम बनेगा, 1 1 3 ये भी प्राइम नंबर, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हमें अभाज्य चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1 1 5 रखेंगे तो ये भी प्राइम बन रहा है, 1 1 7, क्योंकि इकाई अंक हमें प्राइम चाहिए और उनका मल्टीपल भी प्राइम, तो हमारे पास 4 आ गए नंबर। अगला सवाल, एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग इतने के लाभ पर बेचता है और शेष 5% की हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ इतना है तो फलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो टोटल भाग 5 था, 2 भाग इतने में बेचा तो 5 से 2 गया, 3 भाग इतने में बेचेगा। तो अगर हम इसका एवरेज प्रॉफिट या लॉस निकाल ले तो कैसे निकलेगा, 2 × 15 माइनस का 3 × 5, माइनस इसलिए क्योंकि हानि, बटे में टोटल भाग कितना था 5, तो 5 है 15, 5 से 5 कट गया यानी कि 3 दूनी 6 से 3 गया 3, प्लस का आया यानी कि ये 3%, ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। और इसी का मान हमें 1800 दिया गया था। क्रय मूल्य यानी कि 100 बराबर निकाल लेंगे तो 3 छक 18 हो गया यानी कि 60,000। अगला सवाल, कह रहा था अमन ने इतने में 2 कुर्सियां खरीदी, पहली कुर्सी 12% के लाभ पर, दूसरी इतने के लाभ पर। यदि उसने पहली कुर्सी 20% लाभ पर और दूसरी कुर्सी 12% लाभ पर बेची होती तो उससे इतने अधिक प्राप्त होते। दोनों कुर्सियों के विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमने 100A और 100B कुर्सियों का मूल्य माना है। दोनों कुर्सियां इतना मूल्य था तो वो 1800 हो गई, ठीक है, ये तो एक चीज बन गई। कह रहा है कि पहली कुर्सी 12% के लाभ पर, दूसरी 20% के लाभ पर बेचा, तो इसको 12% लाभ पर पहली कुर्सी को तो 12A हो गया या फिर 112A, प्लस का दूसरी को 20% के लाभ पर तो 120B हो गया। और कह रहा है उसने पहली कुर्सी को 20% लाभ पर यानी कि 120 है, दूसरी कुर्सी को 112% लाभ पर इतने में बेची होती तो उसे 36 अधिक प्राप्त होते, यानी कि इसकी तुलना में 36 अधिक प्राप्त होते। लेकिन हमें क्या करना, बराबर करना, इसलिए हमें माइनस कर दिया, या फिर तो ऐसे लिख लो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ से 36 अधिक प्राप्त हुए तो किसकी तुलना में हुए होंगे, पहले वाले की तुलना में। समझ में आ गई, दोनों वस्तु कुर्सियों का क्रय मूल्य निकालना यानी कि हमें 100 अंतर निकालना है, यानी कि हमें 100A - B की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इधर ए वाला टर्म इधर लेके जाएंगे तो 8A हो गया, ये लेके आ जाएंगे माइनस का 8B हो गया, बराबर में कितना हो गया 36 हो गया। तो यहाँ पर 8A - का B बराबर में 36 हो गया, लेकिन हमें 100 इंटू में चाहिए था तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो इधर हो गया 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, 450, यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल, समझ गए ना, 100A 100B 12% तो 112, ये तो आप अंडरस्टूड है, बहुत आसान है। लगता है कभी कभी नहीं समझ पाओ, लेकिन फिर बाद में याद आता है कि प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना कि कोई बैच करवा रहे हैं।
एक आदमी अपनी यात्रा को 6 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी इतने की चाल से और शेष इतने की चाल से, यात्रा की लंबाई क्या है? तो भाई देखो, आधी दूरी और शेष आधी, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई क्योंकि दोनों जगह आधा आधा। तो स्पीड बराबर में, यानी कि स्पीड का रेशियो 30 और 50 का है, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हमारे हिसाब से अगर देखें, टोटल टाइम 80 है और क्वेश्चन में 6 घंटे दिया गया था, हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी थी। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है क्या? स्पीड इनटू में टाइम। तो 30 गुणे में 50, लेकिन ये आधी है और आधी ये है, तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि टोटल आ जाएगी। तो 5 या 15 दूनी 30, यानी कि 3000 की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो 6/80 गुणे में 3000, तो एक जीरो चला गया इधर, करेंगे तो 8×3 = 24 हो गया, या फिर 2×3 = 6, 2×4 = 8 कर लेते, फिर 4×7 = 28, 4×5 = 20, यानी कि 3×5 = 15, 3×7 = 21, 22। अगला सवाल कह रहा था 750 की वार्षिक किस्त 5 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से का ऋण चुकता कर देगी। तो सबसे पहले देखो, एक फार्मूला लिख लो इंस्टॉलमेंट का। जब सिंपल इंटरेस्ट में हो तो यहाँ पर वो अमाउंट होगा, यानी कि जो हमें पूरा पे करना है, यानी कि ब्याज के बाद जो आता है हमारे पास, यानी कि अमाउंट इनटू में 100 अपॉन में 100t प्लस में RT, टी माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। ये याद रखना बस। ये टाइम अगर मंथली वगैरह में चेंज करना हो तो 12 वगैरह का भाग होगा, वो ध्यान रखना। तो 750 की वार्षिक किस्त, अमाउंट जो पे करना है इधर 100 हो गया, 100t का मतलब 500 हो गया, प्लस में RT यानी कि 5 गुणे में 5, और 5 से 1 गया तो 4 हो गया, बटे में 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे 55, 25 दूनी 50, 550, 750 गुणे में 550 बराबर में A इंटू में 100 हो गया, तो 2 जीरो चले गए। तो इसको लिख सकते थे 11 गुणे में 5, 5 का गुणा किया, 0×5 = 25, 5×7 = 35 और 2 37 गुणे में 11 हो गया, 0 5 7 5 12, 7 3 10 है 11, 3 1 4 हो गया, और 41 25 कहीं आया? क्या बात है, याद तो रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो तो हटा ही दो ना, काट लिया था पहले ही। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ये मत कर देना, ये कभी कभी आपसे प्रिंसिपल अलग होता है। यहाँ पर जो ऋण चुकता किया जा रहा है वो प्रिंसिपल प्लस का, उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, वो अमाउंट बनता जाकर है, तो उसकी बात यहाँ पर है, ये वो निकल कर आता है। तो ये फार्मूला याद रखना। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने सहयोगी को 12% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु पर इतने का विक्रय मूल्य टैग लगाने के लिए कहता है। गलती से सहयोगी 125 का मूल्य टैग लगा देता है। नए विक्रय मूल्य टैग से दुकानदार का हानि या लाभ परसेंटेज बताइए। तो भाई 100 की चीज थी, 12% का लाभ का मतलब हो गया 112। दूसरी कंडीशन में हमें ये वैल्यू निकालनी है, पता लग जाएगा, यानी कि 152 जो वैल्यू है वो 112 की है, हमें 125 की वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेशन है भाई, करते हैं। यहाँ पर किया तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, 4 अट्ठे 32, इधर हो गया 2, यानी कि 14 दूनी 28, ये 19 हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, घोड़ा, 14 पंजे 70 हो गया, हासिल लगा, 5 2 7 1 8 ही हो रहा है। 14 दूनी 28 और 7 35 हो गया, 14 एकम 14, 3 17 बटे में 19 हो गया। तो इधर करेंगे 19 ने में 171 होता है, बचा 4, 19 दूनी 38 हो गया, फिर बचा 2, फिर 19 एकम 19, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 92.1। तो 100 से पूरा 93 गया तो 7.9 समथिंग, और ये क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी कि प्रॉफिट वाले पहले तो हटा दो, तो लॉस हो रहा है, यानी कि 7 के समथिंग। अगला सवाल कह रहा था एक निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक देय, 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, यदि दोनों मामलों में ब्याज की दर इतनी है तो राशि क्या है। सवाल पता क्या है, प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, रेट हमारे पास 3% है, और CI और SI में 1 साल का डिफरेंस का हमें दिया गया 7 to 9। अब देखो, अर्धवार्षिक के हिसाब से हमने आपको क्या बोला था, हमने आपको बोला था कि SI पर तो कुछ करना ही नहीं, चाहे 6 6 महीने के निकाल लो चाहे 1 महीने का, सब बराबर रहता है। अर्धवार्षिक में दिक्कत होती है, तो अर्धवार्षिक के हिसाब से 6 6 महीने की क्या स्लैब बनेगी, 2 1 साल में अर्धवार्षिक, तो टाइम अल्टीमेटली 2 वर्ष, तो T 2 हो गया। तो यही चीज हो गई, टाइम 2 वर्ष है, रेट 3% है, डिफरेंस 2 साल के CI और SI का 729 है, हमें प्रिंसिपल बताना, तो 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला होता है ये। तो डिफरेंस हमें 7 to 9 पता है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट हमारे पास 3 गुणे में 3 बटे में 100 गुणे में 100, 3 3 9 हो गया, 9 8 72, 9 एकम 9,
81 कहीं लिखा है, ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अगला सवाल, मीना के बचत खाते में इतने हैं, यदि वह 6,000 खर्च करती है तो प्रतिशत के रूप में बचत में कितनी कमी आई है। यानी कि पहले तो 20,000 थे भाई उसके बचत खाते में, अब 6,000 खर्च हो गए तो इतनी ही तो कमी आएगी, घोड़े में 100 हो गया। तो 2 और 3 कर लो, क्या कर रहा हूँ, 2 2 4 कर लो, इधर 2 3 6, यानी कि 30% की कमी आ गई। अगला सवाल, काजल अपनी साइकिल से स्कूल जाती है, यदि वह इतने की अधिक चाल से चलती तो वह निर्धारित समय से 3 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती, यदि वह इतने कम चाल से चलती तो वह निर्धारित समय से 2 मिनट बाद स्कूल पहुंचती। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। देखो डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है, और जब कम ज़्यादा स्पीड की बात हो उसमें एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर में ओरिजिनल स्पीड प्लस माइनस का स्पीड में डिफरेंस अपॉन में स्पीड में डिफरेंस इनटू में टाइम में डिफरेंस। तो डिस्टेंस पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में बराबर होगी, तो इसी पे बेस्ड हम लगा देते हैं। पहली ओरिजिनल स्पीड पता नहीं है, 4 अधिक तो प्लस का साइन, प्लस का तब जब अधिक, कम होगी तो माइनस, बटे में 4, टाइम कितना 3 मिनट, ये डिस्टेंस बन गई। दूसरी कंडीशन में स्पीड 2 कम हो गई, बटे में 2, टाइम 2 मिनट। अब यहाँ पर मिनट में टाइम है तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों जगह सेम चीज है, ठीक है। अब कर लेते हैं भाई कैलकुलेशन, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, तो 3s प्लस का 12, 4s माइनस का 4 दूनी 8, यानी कि 12 और 8 20 हो गया। ये स्पीड आ गई हमारे पास निकल कर। अब डिस्टेंस चाहिए किसी एक में रख लो, हम इसी में रख लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड 20, 20 माइनस का 2 बटे में 2 इंटू में 2। अब हमें चेंज करना पड़े क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में थी, तो टाइम अब हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि टाइम ये मिनट में था, घंटे में चेंज करने के लिए 60। तो 20 × 60 हो गया, 2 से 2 इधर 18 हो गया, ये पूरा 3 × 6 = 18, यानी कि 6 आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। अगला सवाल, राम ने किशन से 20% साधारण ब्याज पर 30,000 का ऋण लिया। वह 4 वर्ष के लिए 1 वर्ष के अंत में 4 समान किस्तों में ब्याज सहित ऋण चुकाने के लिए सहमत होता है। हालांकि किशन एक शर्त रखता है कि वह तब तक उधार दी गई मूल राशि पर ब्याज की गणना करता रहेगा जब तक कि राम पूरी तरह अपना ऋण चुका नहीं देता। प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी। ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल है आपका। कैसे नॉर्मल है, क्योंकि वो मूल राशि पर ब्याज की गणना करता है, यानी कि जो बाकी ब्याज मिल रहा है, जैसे 30,000 पर अगर हम 4 साल का 20% रेट से देखें तो कितना ब्याज मिलेगा, 4 4 × 12 = 24 और 3 0, यानी कि टोटल अमाउंट देखेंगे तो 30,000 इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 54,000। अब ये 4 किस्तों में जा रहा है, 4 का भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 7 28, 4 पंजे 20। क्या बात है भाई, 4 एकम 4 चौदह, 4 पंजे 20 यहीं पर आ जाएगा, यानी कि 13,500 ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था, बस भाषा थोड़ी समझ नहीं थी, अगर थोड़ा समझने में भी कंफ्यूजन होगी तो फिर गलत, यानी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा था, पी क्यू आर एस 4 अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है कि उनका योग 45 के बराबर है। यदि यह दिया गया है कि P इज लेस देन Q इज लेस देन R इज लेस देन S, तो इसका मान क्या है। देखो अगर हम यहाँ पर P प्लस का Q प्लस का R प्लस का S लिखेंगे तो ये 45 है, यानी कि ये ऑड नंबर है। अगर हम यहाँ पर जैसे प्राइम नंबर ले रहे हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, 11 जोड़ दो, 5 3 8 हो गया, 11 7 18 हो गया, यानी कि 26, ये क्या आया, इवन नंबर आया। आप कोई भी जोड़ोगे तो इवन आएगा। इसका मतलब है इन चारों में से एक हमारे पास इवन नंबर रखना पड़ेगा। जैसे 2 3 5 7 जोड़ो तो 7 3 10 5 15, तो कितना हो गया 17, ये ऑड नंबर आ रहा है। तो एक तो हमें इवन नंबर रखना ही पड़ेगा, और इवन सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ही होता है, इसके अलावा कोई इवन प्राइम नहीं होता है। तो ये सबसे छोटा नंबर है पी, यानी कि अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटा दो, तो इसका मतलब है कि ये तो पी की वैल्यू 2 ऑटोमेटिक निकल कर आ गई, बाकी हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है बस। यानी कि 16 और 4 कितना हो गया, 20। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ऐसे सवालों को डायरेक्ट किया करो, इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर। अगर उसकी 100 इनकम है तो 80 वो खर्च कर रहा है, सेविंग क्या है 20।
बाकी सारी चीजें डायरेक्ट लिखो। 30% की वृद्धि आय में तो 30% हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके व्यय में 10% की वृद्धि तो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका पूछा गया, डायरेक्ट गुणा करो, 3000 हो गया, ये 20x हो गया, ये 800 हो गया। सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे, इनकम बनेगा, तो इधर आ जाएगा। तो 3000 से यानी कि 30 से अगर 8 चला गया तो 22 बचेगा, यानी कि 2200 इक्वल टू में 20x, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 2 एकम 2, 110% x। प्लस का आया तो वृद्धि और माइनस आता तो कमी, तो ये डायरेक्ट अप्रोच होती है। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने बैंक को इतने का भुगतान 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में करने का वादा किया। भुगतान की गई वार्षिक किस्त की राशि की गणना करें। अब यहाँ पर 5 समान वार्षिक, यानी कि अगर हम टाइम की बात करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। ये तो समझ गए। फार्मूला बताया था आपको सिंपल इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इंटू में 100 अपॉन में 100t प्लस का RT, t माइनस का 1 अपॉन में 2। टी सबसे ज्यादा बार आता है। अब ये जो ए है ना, ये वो अमाउंट है जिसमें प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट दोनों जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर यही भुगतान करना है। कभी कभी आपको प्रिंसिपल दे देगा, फिर आपको अमाउंट बनाना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर ये लगाते रहो, फार्मूला बन ही नहीं रहा। तो इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी थी, पे हमें 9048 करना है, 100, टाइम हमारे पास 5 हो गया तो 500, रेट हमारे पास 8, टी का 5 हो गया, और 5 से 1 गया तो 4 बटे में 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, 80 हो गया, यानी कि 580 हो गया। 9048 इंटू में 100, ये हो गया 580, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, ये 29 हो गया, यानी कि 9 में किसी का गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलना चाहिए। 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 9 पन्ना 45। भाई आंसर कुछ दिया होगा जिसमें इस 9 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें 4 मिलना चाहिए। जीरो को छोड़ दो, जीरो सभी ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन था 9 छक्का 54 हमें आंसर दे रहा था, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल कह रहा था मीना के बचत खाते में इतने हैं, ये सवाल तो कर चुके हैं भाई। कह रहा था 3 अम्लों PQR की सांद्रता क्रमशः इतनी इतनी दी गई है, उन्हें इतने इतने के अनुपात में मिलाया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप 28% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है, एक्स का मान। तो भाई देखो 15% ठीक है, 25% ठीक है, 35% ठीक है, ओवरऑल 28%। ये एक्स हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब ये किसकी तरह हमें काम करना है, एवरेज की तरह। मिक्सर एक तरीके का क्या होता है, एवरेज वाला प्रोसेस। तो 28 और 15 का डिफरेंस यानी कि ये 13 कम है, 28 और 25 का यानी कि ये 3 कम है, 35 28 यानी कि 8 7 15, ये 7 ज्यादा है। यहाँ पर अगर 5 में देखेंगे तो प्लस का 35 हो गया ज्यादा है, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 9 हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 13 एक्स हो गया। यानी कि माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे तो 13x प्लस का माइनस का 9, यही तो बना। इनको जोड़ा है तो हमें ये देखना है कि ये माइनस का बना रहा है, लेकिन एक्चुअल में माइनस लेना नहीं है, लेकिन ये कमी थी, ये ज्यादा थी। अब ये कमी ज्यादा दोनों चीजें बराबर होंगी तभी ये मेंटेन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पर ये लिखना है 13x प्लस का 9 बराबर 35। भाई ये इतनी कमी हो रही थी, ये ज्यादा हो रहा था, ये दोनों चीजें बराबर होंगी तभी ये मेंटेन होगा, अदरवाइज नहीं। आप नॉर्मल भी कर सकते हो, कैसे करोगे, 15x प्लस का 3 गुणे में 25 प्लस में 5 गुणे में 35 बटे में 5 3 8 8x, यानी कि 8 प्लस का x बराबर में 28। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो इधर 13x बराबर में 15 से 9 गया तो 6, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया। अगला सवाल, शांति इतने की चाल से अपनी कार चलाते समय यह देखती है कि किसी समय एक चलती बस उसकी कार से इतने मीटर आगे है। 10 सेकंड के बाद यह पाती है कि वह बस से 60 मीटर आगे है, बस की चाल क्या है। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक ये इसने देखा कि 40 मीटर आगे क्या है, ये बस है, और ये यहाँ पर क्या थी, कार थी। 10 सेकंड के बाद यानी कि वो 60 मीटर आगे हो गई बस से, यानी कि उसने 40 मीटर ये भी कवर कर लिया, 60 मीटर आगे और पहुंच गई 10 सेकंड के बाद। यानी कि 10 सेकंड बाद देखेंगे तो जो भी हमारे पास पहले रिलेटिव स्पीड क्या होगी, भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब कार की स्पीड ज्यादा रही होगी, माइनस में बस की स्पीड, ये क्या हो गई, ये स्पीड। और आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, तो स्पीड ये हो गई, और टाइम इसका हम देखेंगे तो कितना हो गया था, 10 सेकंड, और बराबर में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 100।
भाई 10 सेकंड में टोटल रिलेटिव स्पीड निकाल कर हमने इतना कर लिया, क्योंकि बस ऐसा तो है नहीं रुक गई होगी, वो भी चल रही होगी। तो इधर कार की 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बस हो गया। और इधर हो गया 10, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास मीटर में है, ये हमारे पास सेकंड में है भाई 10 सेकंड। तो इसको भी मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे तो 18/5, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी कि 68 माइनस का 36 बराबर में क्या आ जाएगी, बस की स्पीड। तो 8 से 6 गया तो 2, 6 से 3 गया 3, ये बस की क्या आ गई, स्पीड आ गई। आशा है समझ गए होगे भाई। देखो ना, 10 सेकंड में उसने 40 कवर कर लिया, 60 और आगे निकल गई, यानी कि 100 डिस्टेंस कवर की। लेकिन रिलेटिव स्पीड यानी कि उसी से वो आगे निकला होगा जिससे कार ज्यादा स्पीड से चल रही होगी। तो कार माइनस बस, ये रिलेटिव स्पीड हो गई, इतना टाइम लगा, तो स्पीड इंटू में टाइम डिस्टेंस, खत्म हो गया। अगला करते हैं भाई। कोई कंपनी एक आय अर्जित करती है जिसमें अर्जित लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए व्यय घटाया जाता है। कंपनी को अर्जित लाभ पर 22% का कर चुकाना पड़ता है। यदि करों का भुगतान करने के बाद कुल लाभ इतना होता है तो व्यय का 18% है। कर के अलावा व्यय का 18% है, तो कंपनी की आय क्या थी। तो एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ से देखोगे एक्सपेंडिचर का 18% बराबर में हो गया हमारे पास 2340। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 कम 18, 18 3 54, 1 2 3, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब हमें चाहिए क्या, कंपनी की आय। हम आय मान लेते हैं कि उसकी कंपनी का आय एक्स है, तो एक्स में से हमने ये खर्चा माइनस कर दिया, तो ये क्या बना, प्रॉफिट। कह रहा था क्या, व्यय घटाया जाता है तब प्रॉफिट मिलता है। तो x माइनस 13 पे 22% कर चुका देता है, यानी कि अर्जित लाभ पर, यानी कि ये क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। इस पे से वो क्या कर रहा था, 22% कर चुका दिया, तो बचा कितना उसके पास, 78% बचा। 78% बचा है, तो वो क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया, यानी कि जो दिया गया था 2340। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आनी चाहिए वैसे तो कर लेते हैं भाई इसी को। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 6 78, 13 कम 13 हो गया, 13 8 104 हो गया, 0 हो गया, 6 3 18 हो गया, यानी कि 3000 हो जाएगा। एक्स बराबर में 13,000 प्लस में 3000, यानी कि 16,000। अगला सवाल कह रहा था, कोई तंबू एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन का व्यास 32 मीटर है और बेलन की ऊंचाई इतनी है, जबकि शंकु का शीर्ष तल से 26 मीटर ऊपर है। इस तंबू के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले तो ये हमारे पास रहा बेलन टाइप का, उसके ऊपर ये शंकु आ गया। अब अगर रेडियस की बात करेंगे तो ये तो दोनों जगह बराबर ही हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि 32 हमारा डायामीटर था। ऊंचाई इसकी 14 थी, और कह रहा था शंकु का शीर्ष है ना वो तल से 26 मीटर ऊपर है, यानी कि ये कितना बचा हमारे पास, 12 मीटर बचा, ये 14 मीटर था। कैनवास का क्षेत्रफल यानी कि हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर लगेगा 2πr h, ऊपर वाले में लगेगा πr l। तो यल की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर पता है ये 16 है, ये 12 है, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20 आ गया, यानी कि ये एल की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब 2πr h होगा यहाँ पर, तो यहाँ क्यों कर रहे भाई। तो यहाँ पर पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर, तो बचा क्या 2, हाइट कितनी हो गई 14, प्लस का पाई आर चला गया, एल का मतलब हो गया 20, तो 14 दूनी 28, 28 और 20 48, गोड़े में हो गया 3.14, और आर की वैल्यू हमारे पास 16 हो गई। तो भाई करते हैं गुणा भाग, और क्या, 16 8 128, हासिल लगा 12, 16 चौकू 64 और 2 66 और 10 76 हो गया, यानी कि 768 3.14 हो गया। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो इसको हम 3 मानकर गुणा कर लेते हैं, 3 8 24, 3 6 18 2 20, 3 7 21 हो गया। ये तो होगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 22 की दर से बटन खरीदे। 1 रुपए में 22, ठीक है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। 10% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 10 की चीज़ हमें 11 में बेचनी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बटन को फिक्स कर लिया है। तो हमने यहाँ पर जो चीज़ 10 की मिलती थी वो अब 10% का लाभ प्राप्त करेंगे तो अब वो 11 की मिलेगी, यानी कि 10 बराबर में हमें 1 दिया गया था भाई, 1 रुपए, क्योंकि हमने यहाँ पर रुपए ही बनाए हैं, इसको हमने कांस्टेंट कर लिया कि ये कहीं हिलने वाला नहीं। तो जो चीज़ पहले 10 की मिलती थी वो अब 11 की मिल रही, लेकिन रुपए में 1 था, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 11/10 हो गया।
तो पहले 1 रुपए में कितनी मिलती थी 22, तो अब 11/10 में कितनी मिलेंगी 22। ठीक है 22 बटे, अब पूछ रहा है 1 रुपए में, तो 1 रुपए में निकाल लो, 22/11 गुणे में 10, 11×2 = 22, यानी कि 20 बेचनी हो। भाई हमने यहाँ पर 22 बटने थी, ये कांस्टेंट कर ली। 10% का लॉस चाहिए, यानी कि 10 की चीज हमें 11 में बेचनी पड़ेगी, तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन पहले हमें प्राइस कितना दिया था 1 रुपए, तो 10 बराबर 1, 11 बराबर 11/10, यानी कि जो चीज पहले 1 की मिलती थी वो अब 11/10 में मिल रही। चीजें थी क्या, 22 बटने मिल रही थी, तो 22 रख लिया, इसके अलावा 1 बराबर निकाल लिया आंसर। अगला सवाल, 8,000 पर 1 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। ये लास्ट सवाल है आपका, इस पर पैटर्न आपको बहुत बार कचवा चुके हैं। भाई आपसे हमने कहा था सीआई पर फर्क पड़ता है, एसआई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 6-6 महीने करके ब्याज निकालें, चाहे 1 साल का एक बार। तो हमें जो कुछ भी करना है चक्रवृद्धि ब्याज पे करना है। तो टाइम देखेंगे 1 वर्ष में, 6-6 महीने का स्लैब 2, तो अल्टीमेटली 2 हो गया टाइम। रेट हमारे पास अर्धवार्षिक हिसाब से 3% हो गई, और हमें चाहिए था डिफरेंस। तो अब एक चीज देखो, जब हम वार्षिक करते तो चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, दोनों बराबर ही रहता, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब छमाही में करेंगे तो ब्याज आपका सीआई में अलग आएगा, एसआई में अलग। एसआई में आपको पता है चाहे 1 वर्ष निकालें चाहे हम 6-6 महीने का सेम ही आता है, लेकिन सीआई में 1 वर्ष का अलग आएगा और 6-6 महीने वाले पे अलग। तो इसी पर काम कर रहे हैं, यानी कि एसआई और सीआई पर ही डिफरेंस रहेगा। क्योंकि देखो एसआई दोनों कंडीशन में सेम आ रहा होगा, लेकिन एसआई में एक ब्याज के ऊपर ब्याज भी एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, तो वही हमें डिफरेंस निकालना। तो डी बराबर में भी R/100 की पावर में 2। तो डिफरेंस निकालना है, एक 8,000, रेट 3 × 3 बटे में 100 गुणे में 100, तो 3 जीरो चले गए, 8×3 = 24, 7.2। अगला सवाल, एक चोर बाइक चोरी करके इतने की चाल से बाइक से फरार हो गया। बाइक चोरी होने के 1 घंटे बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा और चोर का पीछा करना शुरू किया। यदि पुलिसकर्मी ने अपना वाहन इतने की चाल से चलाया तो चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी कितने घंटे तक वाहन चलाना पड़ा। तो सबसे पहले देखो, वो 1 घंटे बाद पहुंचा, तब तक चोर ने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, यानी कि चोर यहाँ पहुंच गया, चोरी यहाँ से हुई थी तो पुलिस वाला यहाँ आया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वो पकड़ा गया, तो इसको जितना टाइम लगा यहाँ पर उतना ही टाइम इसको लगा होगा, टाइम कांस्टेंट। तो स्पीड में रेशियो अगर देखेंगे तो 70 और 84, ये किसका है, चोर यानी कि थीफ, ये पुलिस यानी कि पी। अगर हम डिस्टेंस का रेशियो देखेंगे तो सेम हो जाएगा, 70-84। हमारे हिसाब से गैप कितने का है, 14 का, क्वेश्चन में 70 है। अब हमें किसको घंटे का टाइम लगा, पुलिस वाले का निकालना, तो पुलिस वाले ने डिस्टेंस कितनी कवर की, 84, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 14 14 × 84, 6 7 42 हो गया। 420 डिस्टेंस कवर की 84 की चाल से, तो इधर हम देखेंगे 42×2 = 84, 5 घंटे आ जाएगा। अदरवाइज इतना ना करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन में, सॉरी, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो 84/84 करते कितना आ जाता है, 1। तो यहाँ पर हम 14 बराबर में 70, 1 बराबर में 5 भी निकाल सकते थे। अगला करते हैं भाई, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को 30% लाभ पर बेचता है, शेष कपड़ों के आधे को 20% हानि पर बेचता है और शेष कपड़ों को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है। कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या है। देखो आधे कपड़ों को, फिर यहाँ पर शेष के आधे कपड़ों को, तो हमने टोटल 1/2 1/2 2 को एलसीएम, यानी कि हमने एलसीएम नहीं, हमने 4 कपड़े मान लिए। ठीक है, इसका 1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर बचे 2, उसका 1/2 करोगे तो आ जाएगा 1, तो 2 1 3, और टोटल कपड़े थे 4, ये बना जाकर। इसको 30% के लाभ पर, इसको 20% की हानि पर, और बाकी इस पर तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो 30×2 = 60, इधर -20, इनको सबको जोड़ना है, ये 0 बटे में, ये हो गया टोटल 4। एवरेज निकालना था कुल मिलाकर, 60 से 20 गया, 40/4, यानी कि प्लस का आया तो 10% का। अगला सवाल, एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर, 1/4 स्टॉक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर और शेष स्टॉक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेच दिया। उसका कुल लाभ
तो सबसे पहले तो सीपी हमने मान लिया 100, 12% अधिक कर देंगे तो 112 हो गया हमारे पास मार्क प्राइस। अब आधा स्टॉक यहाँ पर बोल रहा था, फिर एक चौथाई स्टॉक, यानी कि नीचे 2 और 4 है उनका एलसीएम, यानी कि वस्तुएं हमने मान ली टोटल 4। तो इसका आधा भाग यानी कि 1/2 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1/4 भाग यानी कि 1 हो गया। तो बचा कितना, 1 भाग, क्योंकि टोटल 4 बनाना था। उसने क्या किया है कि 12% की छूट पर बेच दिया है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 12% अधिक किया, 12% की छूट दी, प्लस माइनस माइनस 12 × 12 / 100 हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया। 12 × 12 में 144, यानी कि 1.44%। इतना मतलब कि उसे क्या हुआ, लॉस हुआ है, माइनस आया, इतना लॉस हो गया। तो पहले तो उसके आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर ही बेचा, अंकित मूल्य पर बेचेगा तो 12% का लाभ होगा, यानी कि ये 12% के लाभ पर बेचा है, ये 1.44 के लॉस पर बेचा है। फिर दूसरे में क्या किया, 12 प्लस किया भाई, अधिक 12 किया, 30 उसने क्या किया, छूट दे दिया, प्लस माइनस माइनस 12 × 30/100, ये कैंसिल आउट हो गया, 12×3 = 36, यहाँ पर किया तो 18 हो गया, यानी कि 12×3 = 36, 3.6, यानी कि 21.6 का लॉस इस पर हो गया। तो इस पर कितना हो गया, 21.6 का लॉस। तो कुल मिलाकर हमें क्या निकालना था, एवरेज। तो इधर हो गया 12×2 = 24, इधर हो गया माइनस का 1.44, क्योंकि लॉस हो रहा है, यहाँ पर भी लॉस हो रहा है, यानी कि माइनस का 21.6। तो 24 इधर हो गया, 6×4 4 हो गया, 6×4 = 10 की 0, हाथ से लगा एक 2, और 2 और 1 3, 23.04, यानी कि डिफरेंस करेंगे, 10 से 4 गया 6, 9 बच गया, और ये आ गया 0.96 आ गया। ठीक है भाई, 4 से भाग कर देंगे क्योंकि हमें टोटल एवरेज निकालना है, तो 4 से भाग किया, 0.96/4, 24×4 = 94, 0.24% का क्या होगा टोटल, प्लस में आया, इसलिए प्रॉफिट। अब अगर ये चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप कोई चीज सवाल करते थे कि कोई चीज 20% बढ़ती है, 20% कम होती है, तो यही वाला फार्मूला लगा देते थे, कौन सा, यही तो लगाते थे, वही है। तो क्या करते थे, जैसे मान लो इधर ऊपर देखना, एक सेकेंड, यहाँ पर कोई चीज 100 है, 100 से 120 बढ़ाते थे, फिर 20% अगर कम कर देंगे तो 96, इसी से तो कंपेयर करके लिखते थे, 4% का लॉस हो जाता था, तो इसीलिए ये फार्मूला लगता था। वही चीज यहाँ पर की है, कुछ सीपी था, सीपी से कुछ एमपी बढ़ाया, एमपी पर कुछ डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस, इसी से तो कंपेयर करेंगे। तो वही हमने यहाँ पर फार्मूला एक बार इधर लगाया, एक बार इधर लगाया, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पता लग गया था। तो इतना हमने करना था बस। अगला करते हैं भाई। कह रहा था एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से पैदल और आंशिक रूप से साइकिल से तय करने का निश्चय करता है। यदि उसकी पैदल चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल से उसकी चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसके द्वारा पैदल तय की दूरी क्या है। अगर हम मान लेते कि वो 9 किलोमीटर 9 घंटे चलता, 9 की स्पीड से, तो 81 चलता, ये पैदल वाला है। साइकिल से अगर देखते तो 18 में 9 चलता, तो 18 ने में 162, लेकिन ओवरऑल तो 90 ही डिस्टेंस था, एलिगेशन। तो इधर डिफरेंस करेंगे तो 2, 16 से 9 गया तो 7 हो गया, इधर डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 हो गया। ये आया किसका मान, भाई देखो आपने जब क्या किया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा इनटू में टाइम किया, तो नीचे क्या है, टाइम है, यानी कि रिलेटिव नीचे क्या लिखा, टाइम, तो ये टाइम का ही रेशियो आया हमारे पास। पैदल की गई दूरी यानी कि पैदल वाला टाइम पता होना चाहिए हमारे, इसमें टोटल 9 टाइम है, क्वेश्चन में भी 9 घंटे ही दिया था, तो 8 बराबर कितना हो जाता, 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे पैदल चला है 9 की स्पीड से, तो 9 अट्ठे 72 किलोमीटर वो कवर किया है, तो ये हमारा आंसर है। अगला करते हैं भाई। कह रहा था एक इलेक्ट्रिक बाइक 1 लाख में उपलब्ध है, एक ग्राहक को इतने का डाउन पेमेंट देना होगा, इसके बाद 4 बराबर किस्तें देनी होंगी। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक साधारण ब्याज है तो 4 वर्षों वार्षिक किस्तों की गणना करें। अब देखो हमने आपको फार्मूला बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू में 100 अपॉन में 100t प्लस का RT t माइनस का 1 अपॉन में ये 2 हो जाता। अब देखो 4 वार्षिक किस्तें हैं, ठीक है, वार्षिक किस्तें हैं और 4 हैं, तो यानी कि टाइम तो हमारे पास 4 वर्ष हो गया। लेकिन आप देखोगे 1 2 3 4 5, जिसमें से 20,800 हमने जमा कर दिया, यानी कि 0 0 10 से 8 गया 2, इधर 9 बचा, 9 से 2 गया 7, इतना आया, ये आया हमारे पास। अब प्रिंसिपल का काम करेगा यहाँ पर।
अब हमें यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया गया है, कि अमाउंट दिया जाता तो हम इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट, तो वो बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास, अब ये जो लिख रहे हैं वो लिखना नहीं होता, 100 होता, टाइम हमारे पास 4 होता, रेट हमारे पास 25 होता, तो एसआई कितना मिलता, 25 चौकू 100 मिलता, तो अमाउंट कितना हो जाता, 200 हो जाता, यानी कि 2 गुना हो जाता। तो वही चीज इसका 2 गुना हो जाएगा ना। या नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, 100 बराबर में 79200 जो हमने माना था, 200 बराबर हमें निकाल लेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 गुना ऐसे कर लो, तो दूनी 4, दो रे में 18, दो सत्ते 14, 1 15 हो गया। अब इसकी वैल्यू पुटिंग हमें करनी है, यानी कि ये क्या बन के आ गया हमारे पास, अमाउंट बनकर आ गया, तो इसका मान रखेंगे, इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है 158400 इंटू में 100, टाइम हो गया हमारे पास 4 वर्ष यानी कि 400, आर की वैल्यू हमारे पास 25 हो गई, टी का मतलब हमारे पास 4 है, और ये हो गया 4 माइनस का, सॉरी टाइम, हाँ 4 माइनस का 1/2 हो गया। तो कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर 4 से 1 गया 3, और 3 दूनी 6, 25 छक्का 150, ये बन गया, यानी कि इधर जोड़ेंगे तो 550 हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, किधर लिख लें, यहीं पर लिख लें, यानी कि 15841234 अपॉन में 550, ये कैंसिल आउट, तो 5 4 9 8 1 9 11 से कटेगा ही तभी बात चलेगी, 11 पन्ना 55, 11 एकम 11, 4 4 4 3 हो गया, इधर करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, डबल जीरो हो गया, ये आंसर आ जाए। तो यही सवाल की मैं बात कर रहा था कि कभी कभी आपको प्रिंसिपल दे रखा होगा, आप उसको ये अमाउंट समझने की गलती ना कर लेना, फार्मूला याद कर लो बस, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, फार्मूले में ये आसानी रहती है। एक व्यक्ति इतने का ऋण 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लेता है। उसने पहले और दूसरे वर्ष प्रत्येक में 2000 चुकाए, अपना समस्त ऋण चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, यानी कि अगर हम पहले साल देखते तो 8% वार्षिक, यानी कि 108/100 ये अमाउंट बनता। फिर उसने क्या किया है, 2000 रुपये चुका दिए, ठीक है, 2000 चुकाने के बाद फिर से वही चीज बन जाएगी, यानी कि 108/100, फिर से उसने 2000 रुपये चुका दिए, ये हो गए हमारे पास 2 वर्ष का, तीसरे साल फिर से इतना ब्याज बन जाएगा, यही हमें निकालना है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4, माइनस का ये 2000 हो गया, तो इधर करेंगे तो 2 23 20 हो गया, इनटू में 108/100 हो गया, तो इधर 0 से ये 0 हटा दो, अब कुछ काटो नहीं इसको, 12 नहीं में 108 कर लो, तो 9 का गुना, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, एक 28 हो गया, 9 दूनी 18, 2 20 हो गया, गुणे में 12 कर दो, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 9 105 हो गया, यानी कि 05 आ जाएगा। फिर 12 दूनी 24 और एक 25 हो गया, तो ये बन गया, एक के बाद पॉइंट आ गया, तो ये हमारे पास इतना बना आकर। अब फिर से ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, अब 2505.6 में फिर से हमें 2000 घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 505.6 इंटू में 108 अपॉन में ये 100 हो गया। इसका मतलब ये है कि 505 से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। बाकी यहाँ पर भी कैलकुलेशन आसान है, तो 100 प्लस का 8 कर लो, यानी कि 100 का गुणा करेंगे तो 50560 हो गया, पॉइंट से एक चला गया, और 8 का गुणा करेंगे तो 8 छंग 48, यहाँ से लगा 4 हो गया, फिर 8 पन्ना 40 और 4 44 हो गया, फिर 8 पन्ना 40 हो गया, यानी कि 8 हो गया, 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, यहाँ से लगा एक 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा 100, ये पॉइंट लगा, यानी कि 546.04 समथिंग ये आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन दी सवाल में अच्छी खासी है, ऐसा सवाल एक आध मिल सकता है। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज 2 वर्षों में इतनी, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज दर बतानी है। तो साधारण ब्याज है, आसान है, 5 वर्षों में 2000, 2 वर्षों में 1250, तो डिफरेंस 3 आ गया, ये टाइम में डिफरेंस है। इधर पता है प्रिंसिपल प्लस का SI 2 रहा होगा, प्रिंसिपल प्लस का SI 1 रहा होगा, तो डिफरेंस करते हैं तो प्रिंसिपल तो कट ही जाता है, जो भी डिफरेंस आता है वो ब्याज में ही आता है, और ब्याज में डिफरेंस जितना टाइम में होगा उतने ही टाइम का वो ब्याज आ जाता है। तो 0 10 से 5 गया, 9 से 2 गया 7, 750 आ गया, तो इतना ये ब्याज मिल गया। अब 2 साल में देखोगे तो ये कितना हो रहा था, 250 गुना, इसका भी 250 गुना, यानी कि 500, तो 1250 में से 500 घटा देंगे, 12 से 5 गया 7, ये क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया, यानी कि 750
टाइम 3 वर्ष, रेट हमारे पास 8/100, 3 साल में ब्याज कितना मिला 750। ये कैंसिल आउट क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो आर बराबर में 33.33%। अगला सवाल, एक ट्रेन एमएन सुरंग के पास पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जो एम प्रवेश द्वार से एमएन की 2/5 मापी गई दूरी है। जब ट्रेन सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग के प्रवेश द्वार एम की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते से ठीक प्रवेश द्वार एम पर मिलती है। यदि कुत्ता निकास एन की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक निकास एन पर मिलती है। कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात क्या है? देखो हमारे पास ये सुरंग है, इसमें दो कंडीशन है, एक एम है हमारे पास ये, और ये हो गया एन। पूरी डिस्टेंस इसकी 5 मान लेते हैं। यहाँ पर वो ये कह रहा था कि कुत्ता कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि 5 का 2/5 करेंगे तो 2 डिस्टेंस हो गई यहाँ से, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो गया, डॉग हो गया। प्रवेश द्वार से बोला था, प्रवेश द्वार एम से, तो वही चीज हमने ले ली। अब यहाँ पर कोई एक ट्रेन रही होगी, वो ये कह रहा था पहली कंडीशन, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में अगर देखेंगे, वो ये कह रहा था कि ट्रेन यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है ट्रेन, अगर एक्स डिस्टेंस चलती है तो कुत्ता यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने समय, यानी कि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो जितने समय में, अगर हम यहाँ पर ट्रेन की बात करेंगे, यहाँ पर डॉग, जितने समय में ट्रेन एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है, डॉग 2 कर रहा है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन वो ये कहना चाह रहा है कि ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने समय में पहुंचती है उतने समय में कुत्ता यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचता है। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, x प्लस का 5, 5 ये रहा और x ये था, यानी कि ट्रेन x प्लस का 5, और फिर डॉग कितनी कवर कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस 3 बची है क्योंकि 2 तो इधर थी, तो ये 3 हो गया। अब यानी कि अगर हम x अपॉन में 2 करेंगे तो ये ट्रेन और डॉग का हो गया, तो इधर भी x प्लस का 5/3 होगा। यहाँ से 3x, x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि 10:2। इन दोनों से लिख लेते हैं, पहली कंडीशन से 10:2, यानी कि 2 पंजे 10, 5 और 1, ये किसकी आ गई, ट्रेन और डॉग की आ गई रेशियो। यही हमसे पूछा गया था। अब अगर नहीं समझ पा रहे हो तो डिस्टेंस कांस्टेंट, सॉरी डिस्टेंस ये हो गई, टाइम कांस्टेंट था तो स्पीड का भी रेशियो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सेम चीज इधर कर दो, यानी x प्लस का 5 और 3। तो ये अंडरस्टूड था इतना, तो बाकी आसान था। चलिए फिर, ये हमारे 60+ क्वेश्चन थे। इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको उसके दोनों चीज़ें पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। अच्छे से पेपर दे के आना, अच्छे से रिवीजन किया होना चाहिए आपका। बस आपने जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं, बस जो मार्क होंगे आपने बुक से किया होगा, कहीं ना कहीं नोट किए होंगे क्वेश्चन, उन्हीं का रिवीजन बार बार करो। नया पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखो, क्या नया पूछा जा रहा है उस पर करते जाओ। बाकी आप अच्छे से रिवीजन जरूर करना, रिवीजन नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डन जरूर लिख देना, और हाँ, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।